हम इसको मज़ीद फर्दर लेके चलते हैं. I wanted to introduce you with my executive team. उसके कुछ participants due to their multifarious engagements वो अभी नहीं join कर सके, लेकिन we have Shakira bint Shakir and Maryam Naqvi right now with us. Let me introduce a little bit Shakira. She is working on life skills empowerment और इन्होंने education पे बहुत ज़्यादा काम किया. She has been the US ambassador फॉर द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम. इसके अलावा मजीद वो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करेंगी. शाकिरा, इफ यू कैन लिसन मी, काइंडली डू अनम्यूट योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस. Assalamu alaikum all. Thank you so much, Amaru, for the introduction, and thanks for inviting. It's great to be with all these talented people, mashallah, from all over the Pakistan. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था सबके achievements के बारे में सुन के, सबके जो है experiences के बारे में सुनकर, और हर बंदा कोई ना कोई एक unique capacity में काम कर रहा है, तो माशाल्लाह that's great. अच्छा, मेरा introduction की बात आती है तो मेरी जो volunteer journey थी वो start हुई थी 2016 में. उसके बाद मैंने अब तक जो है 4000 प्लस यूथ के साथ मैंने कम्युनिकेट किया है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, करियर काउंसलिंग सेशंस, लाइफ स्किल्स और डिफरेंट जो एकेडेमिया से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनसे डिस्कस की है. और अपनी जो सिटी मुल्तान है उधर 15 प्लस इंस्टीट्यूशंस को विजिट किया हुआ है. आफ्टर दैट आई वाज एबल टू वर्क विद UNDP, जिसमें मैंने एज अ UN वॉलंटियर काम किया, और उसमें जो मेरा टॉपिक था वो सिविक एंड वोटर एजुकेशन अवेयरनेस था. उसमें मैंने अपनी कम्युनिटी में 1000 प्लस लोगों को एंगेज किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें डाइवर्सिटी थी ऑडियंस की जिनको अप्रोच किया. आई मीन स्लम से लोग भी थे, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से, सिविक एंगेजमेंट के हवाले से. And then I worked as a cultural ambassador of Pakistan in USA, और उधर मैं एक सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम पर गई थी जहाँ पर मैंने बहुत सारी वॉलंटियर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया टू प्रेजेंट अ गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह. और उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे. आई मीन APO सोसाइटी, अगर अल्फा फाई ओमेगा इंटरनेशनल सोसाइटी है, अगर आपको उसका पता हो, उसमें. और वहाँ पर आई यूज्ड टू डू माय रेडियो प्रोग्राम जिसमें मैं पाकिस्तान का कल्चर डिस्कस करती थी. तो इन शॉर्ट बात ये इम्पोर्टेंट है कि इन सारे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा क्या. इन सारे एक्सपीरियंस ये जब भी मैं ये सब कर रही होती थी तो मुझे एक बड़ा लैक फील होता था कि पॉलिसी मेकिंग और यूथ जो है ना वो एक बड़े ग्राउंड लेवल पे काम करिए. हम ये नहीं कह सकते कि आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिसी मेकर्स को या उन इंस्टीट्यूशंस को. तो say thanks to solve कि जिसकी वजह से you people have got this opportunity कि आप लोग माशाल्लाह पॉलिसी मेकर्स के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं. हमारी जो इस्लामाबाद की ट्रेनिंग थी, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, जिसमें हम लोग उनकी कमेटीज को बुलाया गया था, और हम लोगों का जो इंटरेक्शन था वो पूरे पाकिस्तान से जो प्रोफेशनल्स थे जो पॉलिसी मेकिंग के प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुके थे उनके साथ हमारी जो थी वो सारा इंटरेक्शन, और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और हमने बहुत कुछ सीखा था. और उसके बाद से वी डिसाइडेड कि इंशाल्लाह हमने जो ये जो लेगेसी है इसको पास करना है और हमने और यूथ को एम्पावर करना है, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि अ लीडर इज वन हु क्रिएट्स लीडर्स. तो आप लोगों ने अब ये हमारे लिए जो हेल्पफुल होगा आप लोगों का रोल वो ये कि आप लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके दरमियान और अपनी यूनिवर्सिटीज और अपनी कम्युनिटी के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करना है और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का रोल प्ले करना है इंशाल्लाह. तो आफ्टर दैट वी कैन होप के, और हम कह सकेंगे कि हमारी जो यूथ है दैट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग आवर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इंशाल्लाह. तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, और लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. चलें शाकिरा, you summed it very well और we are all looking forward to have you with us in this journey और आपकी mentorship से सारे बहुत सीखेंगे. Maryam Naqvi is another executive team member of ours. She has won the gold medalist. She is the gold medalist in economics from GCU. After that, she went to London School of Economics and she has been working in civic engagement sector for a while now. Maryam, if you can please introduce yourself to the ambassadors. Hello, Assalamu alaikum. Can you all hear me? Ji. Acha, first of all, I would like to welcome you all of the ambassadors here.
मुझे बड़ी खुशी हुई आप सबको इस तरह देख के कि पॉलिसी मेकिंग में भी यूथ का इंटरेस्ट है, बिकॉज मेरा भी इसी तरह से जब आप लोगों की एज में मैं थी तो मेरा भी बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया था यूथ में, यूथ रिलेटेड पॉलिसीज में, डेवलपमेंट इश्यूज में पाकिस्तान से रिलेटेड. दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू परस्यू अ मास्टर्स डिग्री इन सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट. तो जैसे मारूफ आपको बता रहे थे, मेरी बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स में है. आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड देन आई गॉट द गोल्ड मेडल एंड वन द स्कॉलरशिप टू LSE, जहाँ से I pursued my masters in social policy and development, and ever since coming back to Pakistan I've been working in an NGO. ठीक है, तो मेरा जो NGO है उनका ये काम है कि विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के साथ ही हमारी ज्यादातर डीलिंग्स हैं. तो मेरा बहुत ज्यादा जो काम और ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा जो काम है ट्रेनिंग से रिलेटेड है. So उसमें I provide different kind of trainings to marginalized women related to the issues of gender-based violence, women's daycare awareness, women equality, gender pay gap से related. So ये बहुत अच्छा भी काम है अवेयरनेस से रिलेटेड. और इसके अलावा मेरा पॉलिसी मेकिंग से भी बहुत काम है, क्योंकि प्रायर टू दैट आई हैव आल्सो बीन एफिलिएटेड विद सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पॉलिसी थिंक टैंक्स लाइक सर्फ लाहौर का, अगर आप लोगों ने सुना. सो वहाँ पर भी आई हैव बीन एंगेज्ड इन सेवरल डेवलपमेंट सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स. इसके अलावा व्हाट आई डू इज आई एम अ राइटर, सो आई राइट डिफरेंट ब्लॉग्स इंटरनेशनल फोरम्स के लिए भी, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस के लिए भी, एज वेल एज जब मैं GC में थी सो आई वाज द को एडिटर फॉर द रावी मैगजीन एज वेल. सो अगर आप लोगों को मेरे से रिलेटेड, सिविक एंगेजमेंट से रिलेटेड, पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी मतलब अगर आपको कंसर्न है या इश्यूज हैं, या अगर आपका इंटरेस्ट है जेंडर इक्वालिटी की तरफ, वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, सोशल जस्टिस की तरफ, इस तरह के इश्यूज से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, सो देन यू कैन कंसल्ट मी, आई एम ऑलवेज हियर. UNDP और जो यूथ प्रोग्राम है इनका, नेशनल यूथ लेड पॉलिसी फोरम पे व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड, सो हमारी जैसे शाकिरा बताई थी इस्लामाबाद वाली ट्रेनिंग, इट वाज अ फैंटास्टिक इवेंट. वी लर्नड अ लॉट, आई पर्सनली लर्नड अ लॉट. हमें बहुत कुछ सीखने को वहां से मिला. प्राइम मिनिस्टर्स यूथ काउंसिल से बहुत कुछ सीखने को मिला. सो आई होप कि अगर हमने जो कुछ भी सीखा है वी कैन ट्रांसफर that skills and that learning to you guys. So I'm sure कि हम we can generate an impact, and I'm very delighted to see you all कि आप लोगों का भी interest भी है, enthusiasm भी है, and you are also showing commitment towards empowering youth. So that's more important कि commitment भी होनी चाहिए. It's not just like interest कि आपका interest है, but लेकिन commitment to bring some change. Recently I've also been selected as a global shaper from Lahore. सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर आपने सुना हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कम्युनिटी है ग्लोबल शेपर्स के नाम से. दैट्स आल्सो एम्ड एट बिल्डिंग different kind of youth related projects and empowering communities, underserved communities in Pakistan as well as all around the world. So अगर आपको उससे related कोई आपने मतलब बात सीखनी हो या learn करनी हो, you can always approach me for that. So that's it. जैसे मारूफ ने आपको मेरा थोड़ा बहुत introduction दिया, I have given you my thorough introduction. I am always here to help you out, and I would love to see you guys working towards every kind of segments empowerment, not just youth, बल्कि बहुत से और भी segments हैं हमारी society में, जैसे transgender हैं, disabled people हैं. So you can work for them as well, and I would love to help you out or to guide you on that. चलें, इट वाज ग्रेट. अभी आपने मरियम का भी बहुत, शी इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ब्रिलियंट प्रोफेशनल इन हर फील्ड, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे इंशाल्लाह इन फ्यूचर. अभी हमारे जो दूसरे एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर्स प्रेजेंट तो नहीं है, बट आई वांट टू इंट्रोड्यूस देम ऑफलाइन ताकि आपको थोड़ा सा उनका पता हो. ऑल्दो आई डोंट यू नो, मैं उनका इतना थोड़ा इंट्रोडक्शन तो नहीं करवा सकता एज दे कैन डू इट बाय देमसेल्व्स. There is Sarmat Khan in our executive team who has been working with UNFPA for a while, और recently वो Young Professional Fellowship 2020 for Istanbul के लिए भी select हुए थे. इसके अलावा we have Mubashir Azim. Mubashir Azim is बहावलपुर की ये जो टाइगर्स की जो फोर्स थी उनके भी हेड हैं पूरी बहावलपुर डिवीजन में. इसके अलावा he has been working on multifarious projects in the volunteerism sector. And the last one, the sixth committee member is Aisha Noor. She has been working for women empowerment, especially equitable equality of women. And she has been one of the great professionals in this sector. तो अब इसके अलावा हमारे गेस्ट स्पीकर्स का भी टाइम हुआ चाहता है. इट्स 12:57. तो he is present right now with us, Shehzad Ali Gil साहब. He will talk about the youth policy, इसकी background क्या है, इसको comparative analysis किस तरह से किया जा सकता है with other countries,
or he will be talking on the role of youth policies in youth empowerment. So, sir, we welcome you here, or the mic is for you. Shehzad Saab. I guess there is some connectivity issue. इसके अलावा तब तक अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो do ask me, or among you guys if you have any kind of question too. Thank you so much, Maru, for inviting me here. I was just listening about the brief introduction of the youth ambassadors. माशाल्लाह आप लोगों ने एक बहुत ही यूनिक, जिसे कहिए कि एक मिक्स इकट्ठा किया है from all over Pakistan. सर आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है, काइंडली अगर आप जी, is it audible now? I think there is still some distortion. जी सर. He will be joining us with some other device ताकि वो properly audible हो सकें. इसके अलावा हमारे अभी दूसरे गेस्ट स्पीकर्स भी आपसे बात करेंगे. Shehzad Saab will be back soon in a while. Sorry for the wait. Is it okay now? जी जी जी. तो मैं डिस्कस कर रहा था कि आप लोगों ने माशाल्लाह एक बड़ा ब्यूटीफुल मिक्स जो है वो गैदर किया है फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, एंड आई एम वेरी मच होपफुल दैट कि ये जो ग्रुप है एम्बेसडर्स का, ये पॉलिसी मेकिंग के हवाले से अपनी बहुत ही ब्रिलियंट इनपुट्स जो हैं वो SLF को प्रोवाइड करेगा, जो कि नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा में भी कंसीडर होंगी. जैसा कि आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि जिनका बैकग्राउंड पॉलिसी मेकिंग, डेवलपमेंट सेक्टर और एनवायरमेंटल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आई बिलीव कि वो जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं. तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यूथ पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना है कि बेसिकली पॉलिसी है क्या. लाइक सबसे पहले यूथ पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, किस लिए बनाई जाती है, कौन इसको इनिशिएट करता है, कौन इसके पॉलिसी एक्टर्स होते हैं, इसकी पॉलिसी प्रोसेस एंड मेथडोलॉजी क्या होती है, और किस तरह से इसकी लेजिटिमेशन होती है, और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद की कहानी क्या होती है. तो as far as the case of Pakistan is concerned, not only Pakistan but all over the world, whatever government chooses to do or not to do is called public policy. गवर्नमेंट के सारे एक्शंस और इनएक्शंस वो पब्लिक पॉलिसी कहलाते हैं. अब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि एक्शन की तो समझ आती है कि गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है, किसी खास सेक्टर में कोई पॉलिसी लेके आना चाह रही है, कोई इंटरवेंशन लेके आना चाह रही है, रेगुलेशंस लेके आना चाह रही है, लेकिन इन एक्शन पॉलिसी किस तरह है. तो इसका जवाब ये है कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जिसपे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं. यहाँ गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट कहाँ है. जब इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि इट इज आल्सो द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये भी एक इनएक्शन है, कि यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी की जो एब्सेंस है वो इनएक्शन की फॉर्म में हमारे सामने आ रही होती है.
दूसरा ये है कि यूथ पॉलिसीज़ के हवाले से कि यूथ पॉलिसीज़ का रोल क्या है यूथ एम्पावरमेंट में। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में से एक है कि जहाँ पे ये पॉलिटिकल अरीना में यूथ पॉलिसी का सब्जेक्ट जो है ये निगलेक्टेड रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पार्टिसिपेंट्स को जान के ये हैरानी होगी कि पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आया और यूथ के हवाले से जो काम करने का सोचा हमारी गवर्नमेंट्स ने, वो जाके कहीं 2000 के बाद इस बारे में सोच विचार शुरू हुई कि यूथ भी कोई सेगमेंट है और इस हवाले से भी कोई पॉलिसी आनी चाहिए। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट की सारी एफर्ट्स जो हैं वो 2007, 2008 और अल्टीमेटली 2009 में एक यूथ पॉलिसी, नेशनल यूथ पॉलिसी ड्राफ्ट जो है वो असेंबली में, नेशनल असेंबली में पेश किया गया। और उस पॉलिसी की अप्रूवल अभी हुई थी और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जा रहे थे कि अचानक से पता चला कि 2010 में ऑन 8th ऑफ अप्रैल 2010 वो 18th अमेंडमेंट, द फेमस 18th अमेंडमेंट, जिसका बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अगर डायरेक्टली नहीं सुना होगा तो इनडायरेक्टली सुन लिया होगा। सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स रही हैं पिछले कोई 5-6 माह के अंदर, कि जिसमें 18th अमेंडमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया। उसके तहत ये हुआ था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की गई और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो फेडरल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को मुंतकिल हो गए, जिसमें से यूथ वाज वन ऑफ देम। जब ये सब्जेक्ट्स सूबों को मुंतकिल हुए तो फेडरल से ये जिम्मेदारी यूथ पॉलिसी मेकिंग की वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दी गई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने इंडिजिनस जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी यूथ पॉलिसीज़ जो हैं वो तरतीब दें। तो उस हवाले से जो सबसे पहली एफर्ट की गई वो 2012 में थी, बैक इन जून 2012, जबकि पंजाब की गवर्नमेंट ने फर्स्ट एवर यूथ पॉलिसी, पंजाब यूथ पॉलिसी बनाई, जो कि मोर और लेस वही उसमें चीज़ें थीं जो कि नेशनल यूथ पॉलिसी के अंदर थीं। फॉलोइंग द कोर्स ऑफ एक्शन इसी को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अडॉप्ट किया, जबकि उनके पास ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा था, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको उन्होंने अमेंडमेंट करके और पंजाब यूथ पॉलिसी और नेशनल यूथ पॉलिसी की कुछ चीज़ें, एलिमेंट्स लेके और अपनी एक पॉलिसी तरतीब दी। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने एक पॉलिसी ड्राफ्ट बनाया। खैबर पख्तूनख्वा का भी यूथ पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है मौजूद है, जबकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है इस मामले में अभी तक वो इतनी ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं देती, ऑल्दो वहाँ पे भी कुछ यूथ रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम्स फेडरल गवर्नमेंट के अंडर या पंजाब यूथ पॉलिसी के अंदर जो उन्होंने एक्सटेंड की थी अपनी स्कीम्स रिगार्डिंग लैपटॉप स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स, उस हवाले से बलूचिस्तान की यूथ को उसका बेनिफिट दिया गया। लेकिन जिसे ये कहा जा सकता है कि एक होलिस्टिक पॉलिसी जो है वो बलूचिस्तान की यूथ के लिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान वो अभी तक मिसिंग है। तो अभी हम बात करते हैं कि यूथ को डिफाइन पाकिस्तान में किस तरह किया गया है। पाकिस्तान में वो तमाम लोग जो कि 15 से 29 साल की उम्र के दरमियान हैं, उनको यूथ कंसीडर किया जाता है, जबकि यूनाइटेड नेशंस की जो यूथ की डेफिनेशन है वो 15 टू 24 ईयर्स एज ब्रैकेट के में जितने भी लोग शामिल होते हैं उनको यूथ कहा जाता है। और इसी तरह से कॉमनवेल्थ जो है वो 15 टू 29 ईयर्स की एज ब्रैकेट में जितने लोग हैं उनको यूथ कंसीडर करती है। अगर हम यूथ पॉपुलेशन के हवाले से देखें तो पाकिस्तान जो है इसकी टोटल जो पॉपुलेशन है इसका 64% इज बिलो द एज ऑफ 30, वाइल 29% जो लोग हैं वो 15 से 29 साल की उम्र के दरमियान। Pakistan is one of the youngest countries in the world, or most probably it is the second youngest in the South Asian countries after Afghanistan. So such a huge potential is available.
but the only need is to harness this potential through holistic youth policy, क्योंकि यूथ पॉलिसी बेसिकली फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, ये कॉर्नर स्टोन के तौर पर काम करती है। बेसिकली हमारे पास जब एक प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं होगा कि हम क्या करना चाहते हैं यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, तो मेरे ख्याल में यूथ एम्पावरमेंट एक ख्वाब ही रहेगी, जैसा कि अब तक हम देखते हैं। यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, प्लान्स और उसको कह रहे हैं कि डिफरेंट जो है इंसेंटिव्स वो प्रोवाइड करती रही है, जिसमें रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो गवर्नमेंट थी, इसने अपने लास्ट ईयर में प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नाम से एक 20 बिलियन का जो है पैकेज दिया था ओवर द पीरियड ऑफ 4 years, जिसमें मुख्तलिफ स्कीम्स थी, टोटल ऑफ 6 स्कीम्स, जिसमें लैपटॉप स्कीम थी, बिजनेस लोन स्कीम थी, फीस रीइंबर्समेंट स्कीम थी और स्किल डेवलपमेंट स्कीम थी। इन सारी स्कीम्स का बुनियादी मकसद यूथ को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना था, जो कि उनको इनेबल करे कि वो अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक, अपने करियर से मुतल्लिक जो फैसले हैं वो खुद ले सकें। और यही बेसिकली फ़िलॉसफी ऑफ एम्पावरमेंट है कि उनको यूथ को एजेंसी प्रोवाइड की जाए, ऐसी इनेबलिंग इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए कि वो अपने फैसले खुद कर सके, बजाय कि वो अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो फैसले हैं उनके लिए दूसरों की तरफ देखें। बट द आयरनी इज़ दैट कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो यूथ की इन्वॉल्वमेंट थी वो ना होने के बराबर थी। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो था, इसको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान विजन 2025 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको एनविसेज किया और इसके मेन एम्स में यही चीज़ें थी। लेकिन इसमें हमने देखा कि जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी वो लॉन्ग टर्म एज सच नहीं रही, वो शॉर्ट टर्म जो उसमें इनिशिएटिव्स थे, जिसको हम तकसीम कर सकते हैं 2 हिस्सों में, कि कुछ अप्रोचेस जो थी अमंग द 6 स्कीम्स, 3 वर सॉफ्टवेयर सेंट्रिक अप्रोचेस एंड 3 वर हार्डवेयर सेंट्रिक अप्रोचेस। सॉफ्टवेयर सेंट्रिक अप्रोचेस थी कि यूथ की कैपेसिटी बिल्ड की जाए, यूथ की स्किल्स बिल्ड की जाए और उनकी एजुकेशनल जो कैपेसिटी है वो बिल्ड की जाए। और जो हार्डवेयर सेंट्रिक अप्रोचेस थी उसमें ये था कि ऐसी चीज़ें कि जो कि विजिबल हों फॉरेन, जो कि गवर्नमेंट ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़ करती रही हैं एक टैक्टिक्स के तौर पे टू विन द नेक्स्ट इलेक्शंस, जिसमें कि आपकी यूथ लैपटॉप स्कीम है, जिसमें आपकी यूथ लोन स्कीम है। अब इसमें हुआ ये कि जब आप लैपटॉप और ये यूथ लोन्स और जिस तरह एक स्कीम और इन्होंने लॉन्च की थी येलो कैब, जिसको बाद में पंजाब यूथ पॉलिसी के अंदर भी एक्सटेंड किया गया, इन इनिशिएटिव्स का ये होता है कि इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट को पब्लिसिटी और प्रमोशन इसके ज़रिए ज़्यादा मिलती है। जबकि ऐसी स्कीम्स के जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है और जिसका जेन्युइनली जो कि यूथ को एम्पावर करती हैं, उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ज़ाहिर होता है, जो कि आपको 3, 4 या 5 साल के अरसे में उसकी डायरेक्ट आउटकम या कह लें कि उसका बेनिफिट, पॉलिटिकल माइलेज जो है वो आप गेन नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट्स की यही कोशिश रहती है कि जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाएँ वो फोकस्ड होते हैं, ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान की तरह के जो हैं, उसमें जो भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है वो नेक्स्ट इलेक्शन को विन करने के लिए वो प्लान्स या वो स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो रोल आउट की जाती हैं, बजाय कि वो ऐसे प्लान बनाएँ जो कि सस्टेनेबल हों। इवन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी हम एफर्ट्स देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी एफर्ट्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से लॉन्ग टर्म होनी चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें चीज़ों के मुतालिक, तो वो कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस ही ज़्यादा हमें उस साइड पे भी नज़र आते हैं। हालांकि यूथ जो है वो होमोजीनियस एक कंस्ट्रक्ट नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसने भी इसको कहा है कि यूथ इज़ अ हेटेरोजेनियस कंस्ट्रक्ट, हेंस इसके लिए जितने भी आपको सॉल्यूशंस ऑफरिंग्स प्रोवाइड करनी है
एजुकेशन के हवाले से, वो आपको कुछ फैक्टर्स हैं जिसको मद्देनज़र रखना है, लाइक जेंडर, क्लास, डिसेबिलिटी, एथनिसिटी एंड अदर फैक्टर्स। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पे हम देखते हैं कि एथनिसिटी और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वन फिट फॉर ऑल सॉल्यूशन जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। अगर हम एनालिसिस करें नेशनल यूथ पॉलिसी का, और उसके बाद जो पॉलिसीज़ हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी बनाई, तो वो एक लाइक उसके अंदर जो इंडिजिनस कंपोनेंट है, जो कि बेसिक एसेंस था कि जब आप ने डिवॉल्व की मिनिस्ट्री, उसका मकसद यही था कि आप अपने अपने सूबे की यूथ की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपने एक्शंस लें। लेकिन उसके अंदर फिर वही हुआ कि देखा-देखी जो यूथ पॉलिसीज़ थी उनके अकॉर्डिंगली हर दूसरे प्रोविंस ने, जो हमारी टेरिटरीज़ हैं जिसमें गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल हैं, उन्होंने उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा, जिसकी वजह से उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं आ सके, बल्कि जो यूथ की सिचुएशन थी वो पहले से वर्स्ट हो गई। दूसरा ये है कि जब आपने ये सब्जेक्ट इवॉल्व कर दिया, फिर जो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, उसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हुई और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हुए। एक एग्जांपल है इसमें, लैपटॉप स्कीम की अगर लें, तो बहुत सारी यूथ ऐसी है कि जिसको लैपटॉप नहीं मिला, एक लैपटॉप भी नहीं मिला, और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको एक की बजाय 2-2, 3-3 भी लैपटॉप जो है मिल गए, फेडरल स्कीम से भी और प्रोविंशियल स्कीम से। बाद में इसका मैकेनिज्म बनाया गया, तो उसके बाद स्कीम ही डिसकंटिन्यू कर दी गई। ये भी एक अलमिया रहा पाकिस्तान में कि जो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन है वो इम्पोर्टेंट है। जब हर आने वाली गवर्नमेंट जो है वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी करने के लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च करती है, तो प्रीवियस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को पसे पुश डाल देती है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका इम्पैक्ट था, उनका रिजल्ट था या नहीं। इसके अलावा अगर हम यूथ पॉलिसीज़ का एनालिसिस करें, तो मोर और लेस अगर हम एजुकेशनल पॉलिसीज़ देखें गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो फैक्टर हैं वही शामिल है, लेकिन कि इनको एजुकेशनल एडवांसमेंट के हवाले से ऐसी स्कीम्स लॉन्च की जाएँ जो इनकी एजुकेशन में इनको फैसिलिटेट करें। लेकिन उसमें भी हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो एजुकेशन पे जो स्पेंडिंग करता है, दुनिया के 195 जो मुल्क हैं उसमें पाकिस्तान लाइक 14 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान से लेस स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन में, जबकि पाकिस्तान जो है वो 15वें नंबर पे है आउट ऑफ 195। ये 15वां नंबर टॉप से नहीं है, ये फ्रॉम बिलो कि हम उसमें जो एजुकेशन की स्पेंडिंग है वो हम उस नंबर पे हैं। और इस हवाले से अगर देखें तो जो करंट हमारी नेट एनरोलमेंट ग्रोथ रेट है, उसके एस्टीमेट्स ये बताते हैं कि इट इज़ 0.92%। और अगर इसी रेशियो से अगर कंट्री ने ग्रोथ करनी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने अचीव करना है, जिसमें कि 2030 तक कोई भी जो बच्चा है वो स्कूल से बाहर नहीं होगा, तो अगर इस स्पीड से हम अगर तरक्की करते रहे, तो इट विल टेक नेक्स्ट 60 ईयर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 0 आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जो हमें बताते हैं कि पॉलिसी के अंदर कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी, कोऑर्डिनेशन और इन एफर्ट्स का फुकदान है कि जिस गैप को अगर आप ब्रिज नहीं करेंगे, तो जितने इसके बेनिफिट्स हैं उसको हम अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर यूथ को जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं, वो सिर्फ 10% यूथ ऐसी है कि जिसको वो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर आउटिंग की हैं, जिसके अंदर पार्क्स और इस तरह की चीज़ें। जबकि इंटरनेट जो कि आज के दौर में आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन, जिसमें इंटरनेट हैज़ बिकम डेली कमोडिटी, उसके अंदर सिर्फ 15% ऑफ द यूथ हैज़ द एक्सेस टू द इंटरनेट। ये फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है रिसेंट वन, जिसका कि मेन फोकस यूथ थी अंडर द बैनर ऑफ द यूएनडीपी, उसमें से है। जबकि 48% यूथ ऐसी है कि जिनके पास मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी मौजूद है।
हेलो जी शहजाद साहब, आई गेस मेरे ख्याल में आपका टाइम जो है हो गया। इसके अलावा हैव यू समड अप योर टॉपिक? यस, नाउ द सिचुएशन इज कि हमें यूथ पॉलिसीज जो हैं वो किस तरह की बनानी चाहिए कि जो यूथ एम्पावरमेंट को प्रमोट करें, और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लें मालदीव्स की, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 98% उनका जो यूथ लिटरेसी रेट है वो 98% को टच कर रहा है, जबकि हम उसके करीब करीब तो क्या, कहीं बहुत दूर भी उसको टच नहीं कर रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो यूथ पॉलिसीज हैं उसके अंदर यूथ की जो मीनिंगफुल इंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के अंदर, दैट शुड बी इंश्योर। अगर यूथ को प्रॉपर हेयरिंग आप नहीं देंगे, उनकी वॉइसेस को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो जो चीज़ें हम थ्रू यूथ डेवलपमेंट या यूथ एम्पावरमेंट इनकलकेट करना चाह रहे हैं अपनी यूथ के अंदर, to exploit the development prospects of the country, तो शायद हम उन सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। और इसके अलावा जो यूथ पॉलिसीज हैं, दे शुड बी एविडेंस बेस्ड, दे शुड बी रिसर्च सपोर्टिव, दे शुड बी रिस्पॉन्सिव, दे शुड बी जेंडर सेंसिटिव। और दूसरा जो एक सेगमेंट मिसिंग है, आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि टाइगर फोर्स के हवाले से। अब टाइगर फोर्स जैसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हमने यूथ को कहा कि यूथ शुड टेक द लीड इन द क्राइसिस सिचुएशन, इस हवाले से ये होना चाहिए था कि हमारी नेशनल यूथ पॉलिसी, प्रोविंशियल यूथ पॉलिसी, इवन हमारी जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो लेटेस्ट वन वाज इन 2013, तो उसके अंदर भी हमने ये कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं किया कि हमारी यूथ का इसके अंदर क्या रोल होगा। इस तरह से क्या होता है कि टाइगर फोर्स हमने बना ली, यस यूथ इज यू नो वो सरशार है अपने वॉलंटियरिज्म के जज्बे से, अपने कंट्रीब्यूशन के जज्बे से, वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहती है, वो अपने पोटेंशियल के साथ सोसाइटी के जितने सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने का वो जज्बा रखती है। लेकिन एक अनस्किल्ड यूथ को, एक ऐसी यूथ को जिसको हमने ट्रेन ही नहीं किया उस पर्पस के लिए, तो शायद वो हमें डिविडेंड्स लाने के वो पैरल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे बजाय के डिविडेंड्स के। नाउ इट्स अप टू द गवर्नमेंट कि हम इस यूथ को एज अ प्रॉब्लम लेके इसके लिए सॉल्यूशंस लेके आना चाहते हैं, या कि इनको एज एन एसेट लेते हुए इनके लिए आप विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर सकें, हम अपनी नेशनल जो इंडिजिनस इश्यूज हैं उनको भी रिजॉल्व कर सकें, और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भी फुलफिल कर सकें। शहजाद साहब, इट वाज वेरी ग्रेट डिस्कशन। आपने जैसे जैसे जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, दे आर एग्जैक्टली द सेम विच आर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे, क्योंकि हमें भी इतना नहीं इल्म, और आपने एनसीएट किया है सारे पॉलिटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल जो डिलेमास हैं हमारी यूथ पॉलिसी मेकिंग के। मैं अपने एम्बेसडर से कहना चाहूँगा इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम आवर स्पीकर। जी तहरीम। जी तहरीम, आपने हैंड रेज किया है, गो अहेड। I have recently joined. I have no question right now. और मैंने हैंड ही रेज किया. I have just clapped to show the appreciation. Sir has shared very good points. Thank you. Sure. इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हैं अगर किसी के ज़हन में, तो डू आस्क अ स्पीकर बिकॉज ही इज विद अस टिल 1:30. जी सैयदा एम मशिया. Assalamualaikum. Sir, my basic question is, there is a large gap between policy making and implementation. Like बन जाती है policy लेकिन ground level पे उसकी implementation नहीं होती. तो what do you suggest? What we can contribute, youth can contribute to remedify these gaps or dilemmas? थैंक यू सईदा, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। आई थिंक जो पॉलिसी मेकिंग है वहीं से ये फ्लॉ जो है शायद हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉलिसी बन रही होती हैं उसके अंदर अगर यूथ की इन्वॉल्वमेंट और मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन नहीं होगी, क्योंकि यूथ
को ज्यादा बेहतर अंदाजा है कि उनको किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सोशल एंगेजमेंट के हवाले से। तो यूथ जो है वो आपको जब एक कह लें कि फ्रेश इनपुट्स दे रही है, ऑन ग्राउंड इनपुट्स आपको दे रही है, तो फिर ही आप उसके लिए स्ट्रेटजीज डिवाइस करेंगे। दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉज आते हैं, उसके लिए मेरा ख्याल है कि जो मेन इशू है दैट इज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। लाइक जिस तरह टाइगर फोर्स है, इसको अब हमने कनेक्ट किया है अपने लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल जो बॉडी सिस्टम है उसके साथ हमने कनेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब यहाँ पे एक लैकिंग चीज हमें नजर आती है, जिसके लिए गवर्नमेंट की आई थिंक एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में उन्होंने लेनी है, और लोकल बॉडीज इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो बेसिकली यूथ, अब यूथ के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि यहाँ पे मौजूद है अगर कोई भावलपुर के अंदर, मुल्तान के अंदर यूथ, और वो इस्लामाबाद में जाके जो है कंट्रीब्यूट कर रही हो ना, उसके लिए यूथ के रिसोर्सेज का भी एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर यूथ वॉलंटियर्स वो अपनी लोकल गवर्नमेंट्स के साथ इंगेज होकर कुछ एक्टिविटीज अगर सरंजाम देंगे तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा, वो पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी होगी, और उसकी आउटकम भी जो है वो एक विजिबल आपको नजर आएगी। तो मेरा ख्याल है कि जो लोकल बॉडी सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जो यूथ की पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करनी चाहिए। मारूफ ने इंट्रोडक्शन में जब एम्बेसडर्स का इंट्रोडक्शन हो रहा था, एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया था, दैट इज ऑफ रिलेटेड टू आवर एजुकेशन सिस्टम। वो इन्होंने बिल्कुल सही बात की थी कि हम एक वो ट्रेमिंग वाले सिस्टम पे बेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ एनालिटिकल और जिसे कह लें कि रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशनल सिस्टम में नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हम ये जो सिविक एंगेजमेंट के हवाले से अपनी यूथ को वो स्टार्ट से ही अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही, करिकुला के अंदर ही इनबिल्ट ये चीजें हों कि वो उनको सिविक एंगेजमेंट और उसके हवाले से जितनी स्ट्रेटजीज हैं उस हवाले से उनको प्रिपेयर करे, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करे। बजाय कि अब आप देखें कि बहुत सारे यूथ एम्बेसडर्स यहाँ पे भी मौजूद हैं जिन्होंने आफ्टर देयर स्टडीज, आफ्टर देयर यूनिवर्सिटी, आफ्टर देयर स्कूल, आफ्टर देयर कॉलेजेस, they joined some youth based organization, या आप कह लें कोई एनजीओ उन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद उन्होंने वॉलंटरीली उसमें कंट्रीब्यूट किया। ये चीजें जो हैं हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पे ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। और हमने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनका जो लीडरशिप पोटेंशियल है वो ब्रशअप हो जाती हैं उनकी स्किल्स, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में ड्यूरिंग देयर जॉब्स, ड्यूरिंग देयर ओन बिजनेसेस, ड्यूरिंग देयर ओन सोशल एंटरप्राइजेज वो ज्यादा कामयाब हमें नजर आते हैं एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स के जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती या वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं करते। एग्जैक्टली, आई विल। कोई और क्वेश्चन करना था? जी जी, गो अहेड। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर ने अभी कहा कि हमारी जो पिछले रिफॉर्म्स आए थे उसमें जो यूथ है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहा है, तो आई वांट टू आस्क कि जब जहाँ तक मैं देख रही हूँ करंटली सिचुएशन में कि कोई पॉलिसी बन जाती है और उसके बाद उसके हम लूप होल्स देखते हैं कि इसमें ऐसे होना चाहिए था। रिसेंटली एक टीचर उन्होंने मुझे बताया, वो फेडरल बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं 9th-10th के, तो उन्होंने थ्योरम में जो उन्होंने सिलेबस कम किया है तो उन्होंने कहा कि इसका कंक्लूजन बच्चे कर लें और बाकी उन्होंने डिडक्ट कर दिया। तो जब तक बच्चा थ्योरम नहीं करेगा तो उसका कंक्लूजन कैसे लिख सकता है? इसका मतलब कि जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं उनसे इस चीज़ की एडवाइस लेनी चाहिए कि आया हम इसमें से क्या रिड्यूस करें या ना करें। इसका मतलब कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही उनको जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो फिर इसमें यूथ का कसूर है या अथॉरिटीज़ का कसूर है जो जहाँ पे लैक आ रहा है? जी, इसमें आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें फिर मैं मारूफ की वो पॉइंट को कोट करूंगा जो इन्होंने जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, शफकत महमूद साहब के करिकुला का कॉन्सेप्ट वो लेके आ रहे हैं, वन नेशनल करिकुला। उसके अंदर भी जो उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, और रिसेंटली इंडिया ने भी अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो दी है
उसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट है वो कुछ जो क्रिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको उन्होंने इग्नोर किया है। लाइक इस पूरे कंसल्टेटिव प्रोसेस के अंदर जो कि करिकुला के हवाले से हुआ है और होपफुली ये पॉलिसी अप्रूव होने जा रही है और विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ शायद ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए। उसके अंदर अब पेरेंट्स की कोई उसके अंदर वॉइस ही नहीं, मतलब पेरेंट्स जो कि एक क्रिटिकल मैस है इस सारे प्रोसेस के अंदर, उनकी हमने ओपिनियन ही नहीं ली। इसी तरह से जो यूथ के हवाले से पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसके अंदर यूथ की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है। जो बहुत सारी एनजीओज, मैं इनके अलावा एक्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं एनजीओ, जिनमें पंजाब यूथ पॉलिसी की जो कंसल्टेशंस थी वो एक एनजीओ थी गुजरांवाला बेस्ड, आई थिंक बरगद के नाम से। उन्होंने जो कंसल्टेशंस की थी उसके अंदर भी यही था कि अगर यूथ को इन्वॉल्व किया गया है तो उस यूथ को इग्नोर कर दिया गया है जो कि आपके रूरल एरियाज में या सब अर्बन सेंटर्स में यूथ मौजूद है। यूथ इन मदरसाज जो है उनको हमने इग्नोर कर दिया है और सिर्फ उस यूथ को उसके अंदर एंगेज कर लिया उस कंसल्टेटिव प्रोसेस के अंदर जो इजीली अवेलेबल थे। ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए तो एक अच्छी अप्रोच है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको जो अवेलेबल हैं कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं उस सैंपल को लेके, उन स्टेक होल्डर्स को लेके उनसे कंसल्टेशन करके आपने एक पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट बना दिया। लेकिन जब आप ये एक रिसर्च रिपोर्ट बना दी, सॉरी, लेकिन जब आप पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर प्रोविंस, तो उसके अंदर आपको उन सारे क्रिटिकल सेगमेंट्स को जो यूथ के भी हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और यही हो रहा है कि अगर आप यूएनएचसीआर जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है यूएनडीपी की, उसको भी अगर आप देखें तो उसके अंदर भी हमें यही चीज नजर आती है कि जो सबसे ज्यादा यूथ एम्पावरमेंट है वो फेडरल कैपिटल टेरिटरी के अंदर है, इस्लामाबाद उसमें हाईएस्ट पॉइंट्स लेता है और जो आपके फाटा और गिलगित बल्तिस्तान और एजे के हैं वो लोएस्ट स्टेप पे हैं। इसी तरह से प्रोविंसेस का जब हम कंपैरिजन करें तो पंजाब का हाईएस्ट स्कोर है उसमें यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से, जबकि जो बलोचिस्तान प्रोविंस है उसका लोएस्ट है। और बाद में फिर हम जब बात करें कि इंसर्जेंसी या इस तरह की एक्टिविटीज यूथ जो है वो बाइगोटेड हो रही है और ये क्या लें यूथ बल्ज में कन्वर्ट हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो शायद ये पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी मेकिंग से पहले ये चीजें अपनी कंसीडरेशन में लानी चाहिए, बजाय कि पॉलिसीज बनने के बाद हम बाद में ये बात करें कि वहाँ की यूथ में ये मसाइल हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। तो जब हम पॉलिसी मेकिंग कर रहे, और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग जब से हमने फेडरल से प्रोविंसेस को कंकरेंट लिस्ट से निकाल के प्रोविंसेस को शिफ्ट किया आफ्टर 18th अमेंडमेंट, पर्टिकुलरली यूथ पॉलिसी के हवाले से, तो उसके जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो एज सच नहीं आए हैं। डुप्लीकेशन हो रही है एफर्ट्स की, और यूथ को अगर हमने लेकर चलना है, देखें यूथ ने तो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करना है ना पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, तो यूथ शुड बी एट द फेडरल लेवल, एक वहां से पॉलिसी बने, कंप्रीहेंसिव पॉलिसी बने, होलिस्टिक पॉलिसी बने, और फिर वो कैस्केड कर दी जाए, वो ट्रिकल डाउन कर दी जाए, वो प्रोविंसेस को भेज दी जाए। इसमें हमें टॉप टू बॉटम अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए, बजाय कि हम प्रोविंसेस को कहें। अब बलोचिस्तान के पास शायद वो यूथ के लिए सबसे कम पैसे बचेंगे तो वो यूथ को उसी प्रायोरिटी पे रखेंगे। दूसरा, प्रोविंसेस ने क्या किया हुआ है कि जो यूथ का जो फेडरल लेवल पे एक जिसे कह लें कि डेडिकेटेड मिनिस्ट्री थी यूथ अफेयर्स की, वो प्रोविंशियल लेवल में अब जम कर दी गई है। वहां 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें यूथ को भी वो डील कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अप्रोच कोई सेंसिबल नहीं है, कोई इफेक्टिव अप्रोच नहीं है, इसको चेंज होना चाहिए। शहजाद साहब, वेरी वेल सम्ड अप। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, मेरा पर्सनल भी है, कि जैसे इमरान खान के ये दौर में अब 18th अमेंडमेंट आई, डेवोल्यूशन ऑफ जो है हमारी होगी फेडरल से लेके हमने प्रोविंशियल को बहुत सारी ताकतें दी। अब एक नया सिस्टम आ रहा है दैट इज ऑफ मेयरशिप, मेयर्स विल बी हैविंग मोर पावर्स देन एन एमएनए और एमपीएस। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट role youth can play in the new upcoming local government bodies?
जिस तरह के पहले मैंने अर्ज किया है कि जो यूथ का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स देयर सोसाइटी और जो सोसाइटल इश्यूज हैं जिसे आप कह लें कि म्यूनिसिपल इश्यूज हैं, उस हवाले से यूथ बड़ा वैलिड रोल जो है प्ले कर सकती है इन कोलैबोरेशन विद द लोकल बॉडी सिस्टम। और उसके अंदर जो मेयर्स हैं, मेरा ख्याल है कि इस सिस्टम के अंदर भी जिस तरह से लास्ट गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन की थी कि यूथ काउंसलर की सीट्स उसके अंदर इंक्लूड की गई थी, तो वो इस सिस्टम के अंदर भी शामिल होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ एक सीट जो है वो डिफरेंस नहीं करेगी। देखें, यूथ जो है वो 64% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, और मैं कहूँ कि यूथ को सीट सिर्फ एक दी जाए, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी अप्रोच नहीं है। यूथ रोल शुड बी इनहैंस्ड, और इसके अंदर पर्टिकुलरली यूथ विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए भी एक सीट इसके अंदर होनी चाहिए, ताकि उनकी भी से हो पॉलिसी मेकिंग में। ट्रांसजेंडर्स हैं, उनकी एक से होनी चाहिए। इसी तरह से हमारी जो फीमेल्स हैं, उनकी एक से होनी चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन, youth, young people, children, and particularly the females are the worst affectees of any policies, and particularly the disasters कि जो हमारे लोकल लेवल पे अभी आप देख लें, ये तो एक कोविड की आ गई ना, ये एक पैंडेमिक थी ओवरऑल, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सॉदर्न रीजन्स के अंदर कराची के अंदर आप देख लें, अर्बन सेंटर है और वहाँ अर्बन फ्लडिंग जो है इट्स एवरीडे फिनोमेना, एवरी ईयर्स फिनोमेना। उसके अंदर आप उससे अवॉइड कर ही नहीं सकते, मतलब उसका इस तरह से फैलाव हो चुका है कि वो हर साल होना ही होना है। इसी तरह से जो हमारा सौदर्न पंजाब बेल्ट है, इसके अंदर जब भी मॉनसून की वो बारिशें होनी है, इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट होनी है, इंडिया के साथ प्रॉब्लम हो जाना है, तो फ्लडिंग होनी होनी है। तो इसके अंदर यूथ का बड़ा पर्टिनेंट रोल है, और जो मेयर्स और जो नया सिस्टम आ रहा है, मेरे ख्याल में उनको अपनी जो एक वो मुशावरती काउंसिल बनाते हैं, उसके अंदर भी ये टाइगर फोर्स जिस तरह से आई है, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए लेसन्स लर्न जो इसके अंदर हुए हैं सारे, और इसके अंदर जो प्रॉमिसिंग यूथ हैं, उनका रोल इसके अंदर प्लग इन करना चाहिए, अगर वो अपने इफेक्टिवली डिलीवर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल हर पॉइंट जो है वो आई एग्री विद यू, क्योंकि हमारी जेंडर इंक्लूजन नहीं है, डिसेबिलिटीज जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनकी इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट। और यूथ पॉलिसी में जैसे आपने बताया कि हमारी पॉलिसी बन रही होती है और हम ही उसमें इंक्लूड नहीं होते। एग्जैक्टली। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट, इसके ऊपर हमें आवाज उठानी है, because it is our right, or yes, even I would consider it as a fundamental right. Exactly. क्योंकि हम उस एज ब्रैकेट से बिलोंग कर रहे हैं, and you are not making us part of any legislation, या कोई भी आप जो पॉलिसी ले रहे हैं उसमें यूथ ही पार्ट नहीं है जिसके बारे में बन रही है। तो this is one of the most unequitable thing that could ever happen in a state। और वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टेट के दरमियान एक इंडिविजुअल सिटीजन का और स्टेट का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। चलें, थैंक यू सो मच शहजाद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है कि हमारे एम्बेसडर्स ने भी आपकी जो डिस्कशन है, जो टॉपिक था, उसे बहुत कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में और पॉलिटिकल उस डिलेमास के लिहाज से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। And I wish you the best of luck, and thank you so much for thank you Maruf for extending me this opportunity, rather this wonderful opportunity. I believe, pray and hope that youth ambassadors will play their proactive role in bringing a pleasant change in the policy sphere, particularly with regards to youth policies in Pakistan. And gone are the days जब policies जो हैं वो ड्राइंग रूम्स में और बंद कमरों में बन जाती थी और बाद में इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ जाती थी। अब गवर्नमेंट्स को ड्यू कंसिडरेशन जो है वो देनी होगी, बिकॉज इसके बगैर कोई चारा नहीं है, और जो भी पॉलिसी एजेंडा यूथ को एक्सक्लूड करके बनाया जाएगा, शायद वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर। बिल्कुल, I can agree with you on that. Thank you so much once again. Thank you Maruf, thank you.
हमारे जो सेकंड गेस्ट स्पीकर थे, ड्यू टू सम टाइम डिफरेंस इन जोन्स, वो अभी अवेलेबल नहीं है. आई हैव टेक्स्टेड हिम, आई कुडंट रीच हिम एट द मोमेंट. तो आई विल रिक्वेस्ट कि हमारे जो थर्ड गेस्ट स्पीकर हैं मिस सामिया अफरीदी फ्रॉम स्कूल ऑफ लीडरशिप फाउंडेशन टू गेट ऑन बोर्ड और जो हमारे एम्बेसडर्स हैं इनको गाइड करें. Thank you so much, Maruf, for inviting me. And Assalamu alaikum, everyone. I hope कि आप सब मुझे सुन रहे होंगे. सबकी वीडियोस ऑफ हैं. जो लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लें, और नहीं कर सकते तो मैसेज में लिखते हैं कि yes we are with you, ताकि मुझे पता चले कि सब जाग रहे हैं. So we have 24 ambassadors with us. तो जिनकी वीडियोस ऑन हो सकती हैं प्लीज ऑन कर लें, ताकि मुझे फेशियल एक्सप्रेशंस नजर आए, ताकि मुझे नजर आए कि आप लोगों को पॉलिसीज के बारे में बताया जा रहा है वो आपको समझ आ रही है. सो एंड फ्रॉम हियर योर रोल विल बी बिगिन कि भाई आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं, आप लोग हमारे साथ हैं, आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं. सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स ला रहे होते हैं, हम बहुत इंक्लूसिविटी की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मारूफ ने इतना बड़ा एक वेबिनार अटेंड किया है एंड आई कैन सी नो वन टर्निंग ऑन देयर वीडियोस. I don't know what is the reason, but I can read the messages in the chat box, and thank you for listening to us, thank you for being with us. So आज जो है मारूफ ने जो मुझे बुलाया है यहाँ पे बात करने के लिए कि हमारा रोल क्या है एज अ यूथ. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, कि मैं कभी जब भी पॉलिसीज बनी है मैं कहीं बैठी नहीं हूँ पॉलिसीज बनाते हुए, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है यूथ के साथ कि यूथ क्या रोल प्ले करती है और यूथ क्या जो है यूथ कहाँ पे लैक करती है उन पॉलिसीज पे काम करने से, और यूथ का बिहेवियर क्या होता है उन पॉलिसीज को अडॉप्ट करने में. So we are going to talk about it for next 20 minutes hopefully. मैंने मारूफ के साथ काम किया और मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान में काम किया पॉलिसीज में यूथ के साथ, अंडर द विंग ऑफ यूथ पॉलिसी फोरम, और फिर हमने एक नेशनल फोरम बनाया विद द हेल्प ऑफ UNDP, UNFPA, UNICEF. उसमें हमारा मेन मोटिव यही था कि यूथ बहुत कंप्लेनिंग होती है कि हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, हमें काम करने का मतलब तरीका नहीं पता कि हम कैसे काम करें या किस तरह से हम पॉलिसी मेकिंग में पार्ट लें. तो UNDP केम विद एन आइडिया कि वो जो है ना एक पॉलिसी फोरम बनाएंगी जहाँ पे हम अलग अलग सारे प्रोविंसेस के यूथ को एंगेज करेंगे और उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे कि क्या मसले हैं और मसलों को कैसे हल किया जा सकता है. सो हमने KP में कराया पहले एक 150 लोगों के साथ, फिर पंजाब में, फिर सिंध में, फिर बलूचिस्तान में. The thing I have noticed initially जब मैं काम कर रही थी, कॉन्सेप्ट नोट बना रही थी, अपने पॉइंट्स बना रही थी, कि मुझे पॉलिसीज नहीं मिल रही थी. मैं थक गई थी कि भाई पॉलिसीज कहाँ हैं, मुझे पॉलिसीज चाहिए. somehow मुझे पंजाब की कुछ मिल गई थी, सिंध की मिल गई थी, KP की मिल गई थी, and that was the first time I got to know that Balochistan doesn't have any youth policies, like not even a single youth policy. So मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है कि बलूचिस्तान की कोई है ही नहीं. और उसके बाद जब मुझे जौन से डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें पूरी पॉलिसीज लिखी हुई थी, सो मैंने उनको पढ़ा और मैंने थॉरली पढ़ा क्योंकि मैंने काम करना था उस पर, मुझे एक एक चीज़ पढ़ने का वो था, ज़रूरी था मेरे लिए. तो मैंने पढ़ा और मैंने कहा कि भाई ये पॉलिसीज़ हैं और मुझे क्यों नहीं पता थी इन पॉलिसीज़ के बारे में. मतलब मैं इतना कुछ कर सकती थी और इतना कुछ कर सकती हूँ, बट और पॉलिसीज़ भी हैं, मतलब साइंड, written by government, written by authorities, but I never knew about those policies. तो मसला यहाँ पे जो मैंने देखा कि पॉलिसीज बन गई, पॉलिसीज एक बार अनाउंस भी होपफुली हो जाती हैं किसी टीवी चैनल पे, किसी न्यूज़ चैनल पे, लेकिन वो बस एक बार अनाउंस होती है, हम नोटिस नहीं करते, वो बस ऐसी चली जाती है, एक चैनल उसको वो कर देता है, शोकेस कर लेता है, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. सो माय पॉइंट इज कि जो यूथ का जहाँ पे काम आता है वो यहाँ पे आता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करते हैं. आई एम यूथ,
आई एम वन ऑफ यू एंड मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज पढ़ने में नहीं पूरी की थी। अगर ये वाला प्रोग्राम मेरे पास ना आता, मैं इसको लीड ना करती, तो शायद मुझे कभी भी ना पता चलता और मैं इस डिलेमा में रहती कि भाई यूथ के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, यूथ के लिए कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट सारा कुछ ले लेती है, कोई पॉलिसीज नहीं है। आई अंडरस्टैंड बलूचिस्तान के पास नहीं है एज आई मैंशन, बट और जो प्रोविंसेस हैं उनके पास लिटरली दे हैव पॉलिसीज written down on the papers but not implemented। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन भी हुआ कि पॉलिसीज बनी है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सो यहाँ पे मैं जब प्रिपेयर करी थी, थोड़ा सोच रही थी कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँगी, तो इसमें मैंने एक चीज़ सोची थी कि इफ़ वी टॉक अबाउट द मोटरवे केस जो कि हैपन लाइक रिसेंटली फ्यू डेज बैक, मतलब क्या उससे पहले, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइज, कि क्या इससे पहले रेप का जो एक विक्टिम है और एक द पर्सन हु इज रेपिंग अनदर पर्सन, ठीक है, क्या उसके लिए कोई सजा पहले नहीं थी, डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, या फिर कोई आपके पॉलिसीज में नहीं आई हुई थी कि जो बंदा रेप करता है उसके लिए ये सजा है। सो एनीवन वुड लाइक टू टेल मी कि पहले ऐसे कोई रूल्स थे, कोई पॉलिसी थी, कोई एक्शंस थे, या मोटरवे केस के बाद ये चीजें बनी कि भाई रेप करने वाले को ये सजा मिलेगी, ये सजा मिलेगी। So anyone would like to write in the chat box? Well, पाकिस्तान being a law person, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत तो रेप के हैं, लेकिन उसमें वो जो डीएनए एडमिसिबिलिटी एविडेंस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि विद इन 48 आवर्स 24 आवर्स के दरमियान में आपने वो टेस्टिंग लेनी होती है, उसमें भी वो ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से होता है। Oh, sorry to cut you, मारूफ, but I'm just saying कि क्या उस केस से पहले पाकिस्तान में कोई रूल्स या रेगुलेशंस थे कि जो बंदा रेप करेगा उसके साथ उसको ये सजा मिलेगी, just a सजा जो उसके लिए पनिशमेंट लिखी गई है, क्या वो उस केस से पहले थी या नहीं थी? There are rules, yes, of course. See, so that's what I'm trying you guys to understand कि यहाँ पे पॉलिसीज हैं, लेकिन वो पॉलिसी सिर्फ आगे क्यों आई, वो पॉलिसी सिर्फ हाईलाइट क्यों हुई मोटरवे केस के बाद? क्यों? People came out on roads, people came out on social media to talk about it. Youth came out on social media, on roads, किसको लिखा, क्या लिखा, स्टेटसेस लिखे, शेयरिंग की, रीशेयर किया, ठीक है, तो उसकी वजह से उस चीज को हाईलाइट किया गया। इवन आई नो कि मोटरवे केस से 3 दिन पहले एक बच्ची का रेप हुआ, उससे 1 हफ्ते पहले एक और बच्ची का रेप हुआ था जिसको मैंने खुद रिपोस्ट किया था फेसबुक पे। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड आफ्टर रीडिंग दैट स्टोरी, बट देयर वाज नो एक्शन अबाउट इट, बट देयर वर सडनली एक्शंस अबाउट द मोटरवे केस बिकॉज हम जैसे लोगों ने, नॉर्मल सोसाइटी ने उसके लिए एक्शन लेना शुरू किया, आवाज उठाई और कहा कि हमें इसके अगेंस्ट चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। सो मेंशनिंग दिस here is that कि हमारे पास यूथ पॉलिसीज हैं, हमारे पास हैरेसमेंट पॉलिसीज हैं, हमारे पास एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, बट द पॉइंट इज कि हम यूथ कहाँ पे लैक करें इज दैट कि वी डोंट रेज वॉइस, वी जस्ट complain that we don't have anything, but we have everything, but we don't have time to lead things and take stand for the things we own. So इसी तरह ये चीज़ था। तो जैसे कि अब आप लोग एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हो, आप लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एक पूरा क्या कहते हैं सोसाइटीज़ बनाने जा रहे हो अगेंस्ट हैरेसमेंट, कि अगर कोई लड़की को हैरेस किया जा रहा है, किसी लड़के को हैरेस किया जा रहा है, देयर इज नो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन, लड़कों को भी किया जाता है, लड़कियों को भी हैरेस किया जाता है। सो हाउ यू गोइंग टू अप्रोच, हाउ यू गोइंग टू मेक द बेस्ट सोसाइटीज इन योर यूनिवर्सिटीज? अगर कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है, अगर कहीं से आपको गाइडेंस नहीं मिल रही, तो कैसे मिल सकती है आपको वो गाइडेंस, वो सारी चीजें? सो द पॉइंट्स फॉर दिस आर सिंपल कि पहले आप लोगों ने स्टेक होल्डर्स मैपिंग करनी है कि अगर आप लोगों ने सोसाइटी बनानी है, हैरेसमेंट एंटी हैरेसमेंट सोसाइटी बनानी है जहाँ पे आप लोग प्रोटेक्ट कर सको अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों को,
तो आप लोगों ने स्टेक होल्डर मैपिंग करनी है कि हु आर द इन्वॉल्व पीपल हु कैन हेल्प यू आउट, हु आर द विक्टिम्स, ठीक है। अगर एक सर्वे करो, एक अपनी लड़कियों के, यूनिवर्सिटी की लड़कियों से पूछो कि भाई इस तरह का आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई मसला है, आप लोग चाहते हो कि इस तरह की कोई चीज बने आप लोगों के लिए, आपको महफूज रखने के लिए, सो गो फॉर इट। क्योंकि हर चीज का एक तरीका होता है, हम जाके ऐसे ही नहीं बना सकते हैं सोसाइटी। हम सोसाइटी बना लेंगे, हम बैठ जाएंगे, वही होगा, पॉलिसीज बन गई, लेकिन उसका आगे काम नहीं हो रहा। जब आप लोग अपनी ही जिसके लिए आप बना रहे हो सोसाइटी, उनको साथ लेके चलोगे, उनके माइंडसेट को लेके चलोगे, तो शायद आप लोगों की सोसाइटी बहुत तरक्की करेगी। सो किस तरह की सोसाइटी चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज चाहिए उस सोसाइटी में, किस तरह के लोग चाहिए जो आपके थेरेपिस्ट होंगे उसमें, जो उनको हेल्प आउट करेंगे, किससे वो लोग इजीली बात कर सकते हैं, क्या वो मेल हो, क्या वो फीमेल हो। टीचर्स में से भी अगर आप लोगों ने चूज करना है तो क्या वो मेल फीमेल हो, या टीचर हो, या फीमेल टीचर हो। सो यू हैव टू डू द स्टेक होल्डर मैपिंग, ठीक है, जिसको भी आपने इंक्लूड करना है, बट यू हैव टू कीप एवरीवन इन माइंड। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की रेपो कैसी है, क्या प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो कोई ऐसे हैरेसमेंट केस नहीं आए हुए क्या? बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव सीन इट, आई हैव रेड इट एवरीवेयर, कि मतलब शायद आई एम एट दैट स्टेज दैट आई क्वेश्चन एवरी पर्सन बिफोर आई टॉक टू। सो इसीलिए आई एम सेइंग कि आप लोगों ने हर इन्वॉल्व इंसान का, हर इन्वॉल्व स्टेक होल्डर का बैकग्राउंड चेक करना है, आपने उनके बारे में पूछताछ करनी है। मतलब डोंट गो टू अ पर्सन एंड टेल हाँ इसका करेक्टर कैसा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, बट you should know कि what kind of a person you are involving in your project, because this is a very sensitive project. फिर यहाँ पे हुआ आप लोगों ने स्टेक होल्डर मैपिंग की, then you have to वो कहते हैं ना कि जोश से नहीं होश से काम लेना है, this is a statement। तो बस आप लोगों ने जो है वो होश से काम लेना है, आप लोगों ने जोश में आके कुछ गलत काम नहीं करने कि भाई इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ और ये कैसे मुझे ऐसे बोल सकते हैं। So for everything you have to keep in mind your attitude towards other, because harassment and working on harassment is a very sensitive topic for every gender in this country. So आपने respectful रहना है, you have to be, because just being respectful, it is your responsibility. If I share my experience with you guys about the 4 forums I've conducted in Pakistan, so सबसे पहले हम KPK गए, KPK में एक बंदा उठा जिसने बड़ी बदतमीजी की, कामरान बंगश आए हुए थे वहाँ पे, और उसने Q&A चल रहा था, और उसने जो है ना खड़े के, मतलब अब ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हर किसी को Q&A का टाइम नहीं मिलता। हमारा Q&A सेशन खत्म हुआ and that person stood up and he said कि मैं नहीं मानता इस बकवास प्लेटफॉर्म्स को, और these are the shitty platforms. These are the exact words, these are the shitty platforms. So we were like, where is the respect? There is a Kamran Bangash IT, उस टाइम पे IT minister थे, he's sitting there and he's sharing his story that how he earned that place, and we respect how he earned. I don't care whatever he's doing sitting on that chair, but I respect how he reached to that, and I know that it was very genuine because I've seen his story. So आप खड़े होके, आप youth खड़े होके एक अपने elder बंदे को ये कह रहे हो कि I don't believe on these shitty platforms, and what, आप क्या हो, आप क्यों हमारे सामने ऐसे कर रहे हो, आपको पता है वो लोग रो रहे हैं, ये लोग रो रहे हैं, और आप यहाँ बैठ के हमसे बातें कर रहे हैं। So these behaviors are unacceptable at all. अगर वो बंदा अब मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि भाई मैंने दुनिया फतह कर लिया है, so उस दुनिया फतह करने का कोई मकसद नहीं है जब तक आप अपने बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं दोगे। I know government is here, government are making like bad choices, bad decisions, bad politics, everything, but we are the one जो के उस चीज को हम ठीक कर सकते हैं। I gave you an example of motorway case कि वो कुछ चीज को कैसे बेहतर किया गया है, उस चीज को उसके बाद जो भी केसेस होंगे उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस तरह के केसेस का रेट कैसे कम हो सकता है। It's just because कि we came out, we raise our voices and we talk about things we think are right. तो इस तरह से बहुत से केसेस हुए। मैं जिस प्रोविंस में गई मुझे यही सुनने को मिला, मतलब
150 यूथ होती थी मेरे सामने बैठी हुई, लेकिन उसमें से एक बंदा जरूर ऐसे होता था जो खड़े होके पॉलिटिशियन से बहुत बदतमीजी करता था। तो माय पॉइंट इज नॉट, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बहुत अच्छे हैं या यार भाई देयर इज नो वन लाइक हिम, बट वी शुड बी द वन के जो कि बिकॉज वी आर द फेस ऑफ आवर कंट्री एंड वी शुडंट बी डिसरिस्पेक्टफुल कि हम कहें कि भाई नहीं जी बस हमें ये चाहिए तो चाहिए। देयर इज अ पर्सन, ही वाज विद मी इन द climate change. There was a seminar on climate change. So he's very passionate about climate change and working on climate change. So उसने मेरे साथ attend किया, वो इस्लामाबाद में था वो session. और कहीं के लोग उस webinar में allow नहीं थे, सिर्फ इस्लामाबाद के थे. That person came all the way from KPK Peshawar. और वो आया और उसने कहा कि मुझे प्लीज अटेंड करना है. उसने उससे बात की जो एडमिन थी, जो मैनेजमेंट टीम थी, और उससे बात की और कहा कि मुझे ये अटेंड करना है. हालांकि उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बट ही न्यू दैट दिस इज द टाइम, दिस इज द वेन्यू एंड आई शुड ट्राई माय लक देयर. तो वो बंदा आया, उसने कहा कि प्लीज आप मुझे कंसिडर करें, और उस बंदे को फिर वाकई में कंसिडर किया गया. उसने पूरा सेशन, पूरा वेबिनार अटेंड किया एंड नाउ ही इज द मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज इन KPK. So this is how you create, bring change. Okay, this is how you make things possible, your dreams become possible. तो इस तरह से मैं एग्जांपल्स देना शुरू हूँ यूथ के बारे में. तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है एंड देयर आर अनलिमिटेड एग्जांपल्स. तो यही है कि यूथ की पॉलिसीज पे मैंने काम किया, यूथ की पॉलिसीज मैंने पढ़ी, और मुझे बस यही रियलाइज हुआ कि आप लोगों को भी, अगर आप लोग पंजाब से हो, अगर आप लोग KPK से हो, बलूचिस्तान से हो, just open the books, just write on the on internet के भाई क्या पॉलिसीज हैं, क्या आप लोग उस पर काम कैसे कर सकते हो, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो. अगर आपकी स्टडी है और आपने सही से पढ़ा हुआ है, और इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू लाइक अथॉरिटी, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि इस पॉलिसी के तहत नंबर, और मैं ये काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ. ठीक है, जब वो अगला बंदा वो लेटर पढ़ेगा तो उसको पता होगा कि यार इसको नॉलेज है, इसने पढ़ा हुआ है इस चीज के बारे में. So let's think about it, let's consider that letter, and if they are not considering that letter, you have the right to step up and take action, because आप तभी एक्शन लेते हो when you are 100% confident on yourself कि जो स्टडी तुमने की है, जो knowledge तुमने grab किया हुआ है, it's accurate and no one can question you about it. So this is it कि whatever you are going to do, whatever your work will be, just stay focused, keep your study, keep your जो research है उसको strong रखो, and then inshallah the project you guys are working on, it's an amazing project, and I'm happy that I'm here to guide you on that. And if there will be any question, any help you guys will need in future, whenever, please reach me out and I'll definitely help you out. Thank you so much, Samia. You are one of the most hardworking persons which I have came across in my life. We have seen you in the sessions. आप किस तरह से मैनेज कर रहे होते थे हर चीज को, तो your action speaks louder than your words. इसके अलावा the way you have explained the different aspects of youth issues is extraordinary. अगर आप में से किसी को क्वेश्चन हो सामिया से regarding what she has talked about the problems of youth, तो do ask. Please guys, let me know if you guys have any questions. I am here for like next 10 minutes, so yeah. मेरा क्वेश्चन था कि अभी राइट नाउ हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस पर, और उसमें हम लोग को लाइक पॉलिसीज नहीं पता कि अगर वायलेंस जो होता है वो किस किस्म का हो तो उस पर कौन सी पॉलिसी अप्लाई होती है. लाइक मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी बहुत सारी, और उसमें से एक वीडियो मुझे मिली और वो 2017 की थी. उसमें एक लॉयर आए हुए थे और उनके शो में उन्होंने ये बताया कि 2012 में एक पॉलिसी बनाई गई थी कि अगर
किसी भी किस्म का वायलेंस होता है, लाइक एक होता है कि स्लैप कर देना 1-2 दफ़ा तो ठीक है, एक होता है काफ़ी अरसे से जो आप पर तशद्दुद हो रहा है, उसके लिए पहले ये होता था कि पुलिस के पास जाना पड़ता था फीमेल्स को, बट जब ये क्वेश्चन राइज हुआ कि जो प्रॉब्लम्स है वो रजिस्टर नहीं की जा रही, तो उसमें से पुलिस को निकाल दिया और सीधा कोर्ट में कहा कि वो रजिस्टर कर सकती हैं प्रॉब्लम्स को। ओके, और फिर उसके बाद कुछ केसेस ऐसे होते थे कि जिसके लिए आपको विदिन 12 आवर्स जाना पड़ता था, तो उसको भी ख़त्म कर दिया और उसकी जगह साइकोलॉजिस्ट को लाइक कोर्ट में हायर कर दिया कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि फीमेल विदिन 12 आवर्स नहीं आ सकती, तो उसके बाद आके अगर वो अपनी सिचुएशन बताए तो साइकोलॉजिस्ट उसको समझ सकता है। तो मुझे इसके बारे में जानना था कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं और हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइबा जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट था, अगर इफ़ यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द पंजाब पॉलिसी, ठीक है, तो वो आई गेस मारूफ के पास जो है वो होगी, क्योंकि जब हमारे ये सारे सेमिनार्स हो रहे थे तो हम अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ वो पूरी डॉक्यूमेंट शेयर करते थे। अगर मारूफ आपके पास है तो आप इनके साथ शेयर कर दो, अदरवाइज आई शेयर, हाँ, अदरवाइज आई विल शेयर इट विद यू एंड यू कैन फॉरवर्ड इट टू ऑल ऑफ योर एम्बेसडर्स। अगर आपको केपीके की चाहिए, अगर आपको सिंध की चाहिए, सो लेट मी नो एंड आई विल फॉरवर्ड इट टू यू गाइस, सो यू गाइस कैन रीड इट कि आपको किस प्रॉब्लम का कौन सा हल जानना है, ठीक है, और उसकी पॉलिसी जाननी है, तो आप लोग उस डॉक्यूमेंट में से देख सकते हैं लाइबा। सो एग्जैक्टली मतलब ऑब्वियसली अभी एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है कि उस स्पेसिफिक जो बात आप कर रही हैं उसके लिए कैसी पॉलिसी बनी हुई है, but I'm sure that when you'll go through the whole document, the policy making document जहाँ पे सारी पड़ी हुई है, तो आपको वहाँ पे definitely कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं इसका आंसर फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव, शी हैज आस्क्ड अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो उसको एज ए क्राइम, मेजर क्राइम पाकिस्तान में नहीं कंसीडर किया जाता एज कंपेयर टू अदर क्राइम्स। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि हमारे यहाँ women are made dependent on their आप कह लें कि husbands or whatever are the breadwinners of the family. तो domestic violence में at the end क्या हो सकता है? She can ask for divorce. तो जहां पर वो उस औरत को ये पता चलता है कि मुझे अपने बच्चों की मेंटेनेंस के लिए सालों साल कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट्स में लग जाएंगे, तो वो फिर women are sacrificial, वो अपने बच्चों के लिए फिर वो कहती है कि yes I can do that. तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो यही है कि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस हैं दे गो थ्रू इट जस्ट बिकॉज कि उनको पता है कि इसमें थोड़ा लिटिगेशन, हमारा जुडिशियल सिस्टम का भी थोड़े से इश्यूज, बल्कि काफी इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे लिटिगेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। आपके जो मेंटेनेंस के केसेस हैं दे ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स। तो women just to secure the future of the children, वो फिर they go through the domestic violence and they don't report it. और हमें, मुझे लगता है कि पर्सनली अगर इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए at every forum, family courts को थोड़ा सा push forward, क्योंकि this is what youth can do. You are making the 68% of the whole population. तो अगर ये issues मुझे प्रॉब्लम एज अ इशू लग रहे हैं, तो एटलीस्ट चलो ज्यादा भी नहीं होंगे, 40-50 और भी लोग होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, यस डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट द राइट थिंग टू डू और इसके खिलाफ कुछ रेमेडी होनी चाहिए। तो मुझे क्या लगता है कि अवेयरनेस हो, इसके ऊपर आप आवाज उठाएं कि यस दे आर नॉट अलोन, दे कैन बी द ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिली, दे कैन क्लेम मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस का नान नफका का जो हमारा कानून है, मेंटेनेंस के बहुत कम खवातीन को ये पता है कि यस दे आर एंटाइटल्ड टू इट। तो वो यही सोच के कि अगर मैं फॉर एग्जांपल डिवोर्स ले लेती हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो दे डोंट गो फॉर द लिटिगेशन। इसके अलावा थैंक यू सो मच लाइबा, if your question has been answered. There is another question from Seema Ahdi. She is asking that shouldn't it be the responsibility of the ruling government to make sure that these policies are implemented? What do you suggest we do to persuade the government to play their role in implementing these policies? To make right use of your living, right? As I mentioned कि मोटरवे केस से पहले क्या रेप वाले के लिए कोई सजा नहीं थी, लेकिन जो लोगों ने लोगों के पास जो रिसोर्सेज थे, चाहे वो फेसबुक था, चाहे वो इंस्टाग्राम था,
या किसी का कोई लिंक था, कांटेक्ट था, रीपोस्टिंग हुई, रीशेयरिंग हुई, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी घर से बाहर निकल के स्ट्राइक नहीं हुई है इतनी बड़ी, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया का यूज इतना स्ट्रांगली किया, इतना सपोर्ट किया उस चीज को कि लिटरली वहाँ उसके बाद मैंने 2-3 जगहों पे पढ़ा कि इस तरह के रेप वालों को ये सजा मिलेगी। और इवन आई गेस इमरान खान ने भी ये चीज अनाउंस की कि जो रेपिस्ट होगा उसके लिए ये सजा है, ठीक है। तो इट्स द आंसर इज ओनली दैट मेक बेस्ट यूज ऑफ लिविंग, डू नॉट वेस्ट एनी मिनट ऑफ योर लाइफ। लोग कहते हैं कि भाई जिंदगी बहुत छोटी है, टाइम नहीं है, मैं कहती हूँ जिंदगी बहुत बड़ी है, टाइम भी बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमें पता नहीं है कि उसको यूज कैसे करना है, एंड हाउ टू यूज योर टाइम इन अ राइट वे। कि मैंने भी अपनी जिंदगी के बहुत सा टाइम ऐसे गुजारा है जहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं करने को होता था और मैं भी ये सोचती थी कि भाई क्या जिंदगी है, बस सोते और पढ़ते और बुक्स पढ़ते निकल जानी है। This is what we think all the time. This is the normal thinking level of Pakistani people. I will not talk about any other country, but yeah, youth of Pakistan, क्योंकि मेरी भी यही सोच थी। लेकिन जब मैं निकली हूँ, जब मैंने काम किया है, डिफरेंट यूथ से मिली हूँ, डिफरेंट जगहों पे देखा है, तो मैंने यही सोचा, मैंने यही कहा कि किसी और की गलती नहीं है, सिर्फ हम खुद यूथ की गलती है, क्योंकि हम इस डिलेमा में रह रहे होते हैं, इस बबल में रह रहे होते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। Literally there was a program, International Youth Day, जिसमें हमारे पास आए थे HEC के मिनिस्टर आए थे, और उन्होंने बोला कि उनके पास कितनी स्कॉलरशिप्स पड़ी होती हैं, लाइक बंडल्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, कहते हैं कोई अप्लाई नहीं करता, ठीक है। मतलब और अगर अप्लाई करता भी है तो मतलब वो लोग समझते हैं कि बस हमने एक लाइन लिख दी, हमने बस भेज दिया और बस काम हो जाएगा। हमें क्राइटेरियाज होते हैं हर चीज को कंसिडर करने के लिए। एंड हाँ, आई अंडरस्टैंड कि देयर आर थिंग्स जो कि अगर आप बिल्कुल परफेक्ट करते हो, आपकी फॉर्म अच्छा होता है, आपकी एप्लीकेशन अच्छी होती है, लेकिन आपकी रिजेक्शन हो जाती है, ठीक है, देन यू कैन रेज वॉइस, देन यू कैन गो एंड यू कैन क्लेम कि भाई आप मुझे प्लीज रीजन बताएंगे, रिस्पेक्टफुल वे में, कि आप मुझे रीजन बताएंगे कि मेरी रिजेक्शन क्यों है, बिकॉज यू हैव राइट टू नो about your rejection, कि आपकी application क्यों नहीं accept हुई, आपको क्या चीज improve करनी चाहिए and everything. So it's like कि we should stop complaining and we should start getting out of our comfort zone, ठीक है। जो platform है, जो हमारे पास facilities हैं, उनका हम right use करें। This is all I can say right now, because मैं पिछले 3 सालों में कोई all over the Pakistan की youth में के साथ काम कर चुकी हूँ, and आई वुड से कि गलतियां औरों की भी हैं, बट गलती यूथ की भी है, कि जब तक आप अपनी कंप्लेंट्स नहीं खत्म करोगे तो आप कभी भी अच्छी जगह पे नहीं पहुंच सकते हो। मैंने अपनी कंप्लेंट्स खत्म की, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एट माय ड्रीम स्टेज, बट ये है कि मैं शायद उस ड्रीम की तरफ वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीड कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे पॉलिसीज के बारे में बात करने को मिल रहा है, जहाँ पे मुझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम करने को मिल रहा है। Menstrual hygiene, I worked on menstrual hygiene for a year with UNICEF. Another story, I told you that there are bundle of stories. So that was my first project when I came out from my comfort zone, and I got appointed for menstrual hygiene management program in Pakistan. मुझे अब मैं एक पठान फैमिली से, एक फाटा से ताल्लुक रखने वाली सोच रही है कि वो बाहर निकलेगी और कराची और इस्लामाबाद और KPK और सवात के लोगों से जो है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करेगी। I was in another world कि भाई मैं इस चीज को पॉसिबल कैसे करूं, और मैंने कहा कि भाई लोग तो मुझे सुनेंगे ही नहीं, मतलब मैं किस फॉर्म में जा रही हूँ कि मैं जाऊंगी और लोग मुझे सुनने शुरू हो जाएंगे, वो भी इस टॉपिक पे। तो when I started going out and जब हमारी campaign start हुई, तो we reached out to different universities, different schools, and we told them कि हमारा ये topic है, इस चीज पे बात करनी है, ये challenge है and everything. मैं गई, sessions conduct हुए, and I was so shocked to see कि people are eager, they are hungry to listen to us, they are hungry to talk about it. It's Mashia here, Mashia Fatma. Gigi Mashiha. Samia, I want to ask, like, what if the women themselves are not ready to talk about harassment? We have normalized street harassment so much,
and you know, a large chunk of population, female population, are against this women rights, and lot of myths have been created about this Aurat March stuff. You're well aware of that. So how could we change the mental mindset of the people? How could we create a new mental makeup? Like औरतें खुद against हैं, वो आना ही नहीं चाहती, वो बात ही नहीं करना चाहती. I have started a project on the anti-harassment club, a kind of, it was like girls count, and I have to stop it because, you know, my female teachers were even not with me, and they said, beta, your student life will be a mess agar aap is sab mein padhogi to. So I don't know, what do you think, what's your opinion, how could we change the makeup of the people? Saida, if you talk about the Aurat March, so I am against Mera Jism Meri Aurat. I'm not against the march, but I am against the slogan. Why slogan? Because I am living in a society जहाँ पे मैं अगर किसी के पास, अगर मैं 100 लोगों में बैठ रही हूँ ना, और मैं वहाँ पे बोलती हूँ मेरा जिस्म मेरी औरत, तो मुझे पता है कि 90% लोग मुझे नहीं सुनेंगे. ठीक है, अगर मैं बोलूंगी मेरा हक मुझे चाहिए, लोग मुझे सुनेंगे. इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 50%, बिकॉज मैं इस स्टेटमेंट में कोई ऐसा लफ्ज नहीं यूज कर रही जो कि डायरेक्टली उनके दिल को और उनके कल्चरल को जाके हिट करता है. ठीक है, जब ये सारी कैंपेन चल रही थी, तो इट्स नॉट लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स. आई रियली वांट टू वर्क विद देम, बट ये जो गलत है वो गलत है. जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती हूँ. व्हाट यू कैन डू इज टू change your approach reaching out to people. कि अगर आपकी टीचर्स आपको नहीं सुन रही हैं, आप ऐसी टीचर को रीच आउट करो जो कि आपको सुने. बिकॉज आई नो कि 10 टीचर्स हैं तो 10 में से 9 तो इस्लाम पे चली जाती हैं, और ऐसा इस्लाम होता है कि 9 का 9 इस्लाम डिफरेंट होता है. आई एम सॉरी दैट दिस इज द रियलिटी, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. एक ऐसी टीचर होगी जो कि आपके माइंडसेट को समझेगी, जो कि आपको समझेगी कि क्या करना है और आप क्या करना चाहती हैं. तो that thing, वो टीचर जो है वो आपके साथ मिलके आपका जो सारा सर्कल है आप रीच आउट करना चाहते हो, she will help you out in understanding कि भाई और टीचर्स को आप कैसे रीच आउट करो, प्रिंसिपल को कैसे रीच आउट करो, और स्टूडेंट्स को कैसे रीच आउट करो. बट अगर एक तरीके से आपका नहीं हो रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श हो रही है, अगर बहुत से लोगों को हैरेसमेंट से भी प्रॉब्लम होती है, हैरेसमेंट वर्ड से प्रॉब्लम होती है, जस्ट चेंज इट. आप कहो कि मुझे लड़कियों की हिफाजत के लिए कुछ करना है, लड़कियों की बेहतरी के लिए कुछ करना है. मतलब these kind of words won't harm us, but it will just support our project. क्योंकि हमारी लैंग्वेज मीन्स अ लॉट. इट मीन्स अ लॉट कि जिस तरह से हम वर्ड्स यूज करते हैं, लोगों की कंसेंट्स को हम जो है ना बहुत हार्म कर लेते हैं. तो अब औरत मार्च में भी आप देखो तो जब जैसे ही उन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, सारी इस्लामी बुरके वाली औरतें आ गई और उन्होंने पीटना शुरू कर दिया. एक वो ही हुआ ना, एक लड़ाई ही हुई. मतलब आप अपनी बात जो है वो तरीके से भी कन्वे कर सकते हो, बट यही है कि जस्ट अगर एक वर्ड से आपकी इतनी बड़ी सोसाइटी अफेक्ट हो रही है तो जस्ट चेंज दैट वर्ड. आई अंडरस्टैंड कि लोगों को उस जिस्म वर्ड से फेमिलियर होना चाहिए, इट्स नॉट अ बिग थिंग. बट देखो, मैं ये नहीं सोच सकती कि भाई एक दिन में ही मैं चेंज क्रिएट कर दूंगी और एक दिन में ही मैं 22 करोड़ आवाम को इस वर्ड से जो है ना अंडरस्टैंड करा लूंगी कि भाई इट्स एन ओके वर्ड एंड इट्स ओके टू यूज दैट वर्ड. नहीं, एक दिन में मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ, 2 दिन में मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ. It will take time that people will get familiar with the word jism. So जब तक वो familiar होते हैं, let's adopt another ways, another words, and time to time आप उसको भी बीच में रखते रहो ताकि लोगों को उससे familiar होते रहें. तो just try to change the approaches and words and reaching out to people. So that's all I can say. I hope I have answered your question. बिल्कुल. Yeah, thank you. और असल में हमारी जो प्रॉब्लम है वुमेन की, हम फेमिनिज्म को और जेंडर इक्वालिटी को ना एक ही उसमें ले आते हैं, और जेंडर इक्वालिटी में भी इक्विटेबल जेंडर इक्वालिटी इज समथिंग एल्स रादर देन, जैसे अब वुमेन की आप ये कह रहे हैं कि पे इक्वल होनी चाहिए, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, दिस इज जेंडर इक्वालिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है. लेकिन अगर आप उसे दूसरी तरफ ले जाएंगे कि जनाब देयर आर अदर काइंड ऑफ इश्यूज, मैंने बड़े फनी भी वो सुने, आपने भी सुने होंगे फेमिनिज्म के नाम के ऊपर, तो दैट इज नॉट द ट्रू स्पिरिट ऑफ इवन फेमिनिज्म.
जो कि क्लेम किया जाता है कुछ। तो वही जैसे सामिया ने आपको कहा है कि आपको वो थोड़ी सी इस तरह की अप्रोच लेके चलनी है जो आपकी सोसाइटी में मिटिगेट भी हो सके, आप उसको इन्फ्लुएंस भी कर सको लोगों में। अगर आप ऐसे फिक्रे या ऐसी अप्रोच लेके जाओगे दैट जो कि बिकॉज वी आर एन इस्लामिक स्टेट एंड यू हैव टू सी फॉर इट, इवन आपके ऊपर भी बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स राइज हो सकते हैं, देयर क्रिमिनल ऑफेंसेस कैन बी इवन चार्ज्ड अगेंस्ट यू। तो आपको फिर वो इस तरह के वर्ड्स नहीं या इस तरह की कैंपेन्स नहीं चलानी जो एक मेजर पॉपुलेशन की फीलिंग्स को हर्ट करेगा। लेकिन ऐसी चीज जिस पे एक राइट है, एक वेमेन का राइट है, फॉर एग्जांपल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल मनी जो भी वेजेस होती हैं, या इसी तरह की और जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज जॉब्स की हर लिहाज से, उसमें एक जेंडर इक्वालिटी, that's what people or most people are willing to contribute to that notion. और इसके अलावा जैसे अभी सीमा ने भी पहले क्वेश्चन किया था, आई वाजंट अनेबल टू आंसर दैट, कि हम किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, हम वी आर टू मच हर सवाल के ऊपर के गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, फलां ये नहीं कर रहा। जैसे सामिया भी ने भी पहले बात की कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपने से क्वेश्चन करें कि व्हाट हैव यू योरसेल्फ डन सो फार, आपने कोई कुछ कंट्रीब्यूट किया हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव सीन के 70 to 80% ऑफ द पीपल जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे हैवंट डन अ सिंगल थिंग। तो वो बात है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। डू नॉट जस्ट क्रिटिसाइज, डू समथिंग ऑन योरसेल्फ। दूसरी बात ये कि वो शेर भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, कि वो मीरे कारवां बनता गया। तो टेक अ सिंगल स्टेप, पीपल विल ज्वाइन यू। आपको खुद जो है वो आपको आगे आना है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। जब तक आप खुद स्टेप नहीं लोगे, nobody is gonna hear you. So that's all from my side. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो kindly do ask Samia, because the time is running out. Yeah, so I'll leave in next 2 to 3 minutes. Agar anyone would like to contact me or anything, so you guys can reach me out through LinkedIn, Facebook. You can take my number from Maruf as well, though I'm not a subject expert, but I hope ke main kuch had tak aap logon ki madad kar sakungi. But it was nice meeting you all, talking to all of you. And I wish you all a very good luck for the campaign and for the project you guys are going to implement. Yeah, best of luck, and thank you so much for having me. Thank you so much, Maruf, and thank you, Shehzad. I listened to you, and you just share us really good knowledge and some really good policies you shared the insights. So yeah, thank you so much, and see you all very soon then. Allah Hafiz, I will leave now. Thank you so much. Thank you, Samia, for joining. Allah Hafiz, I will leave now. Allah Hafiz. Thank you, Maruf. I think our third speaker yes, there has been some kind of misconception. I can reach him on WhatsApp or LinkedIn or Facebook right now because he belongs to Cameroon और वो कॉमनवेल्थ के यूके के में भी रहे हैं, फ्रॉम देयर ओन कंट्री यूथ एडवाइजर भी रहे हैं। तो आई जस्ट वांटेड हिज टेक कि किस तरह से कैमरून इज अ वेरी अनस्टेबल कंट्री, वहाँ पर बहुत ज्यादा टेररिज्म है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनसिक्योर country in all over Africa even. तो उस लिहाज से same was the case was with Nigeria. Exactly. He is working for peace development in Cameroon and he has done some wonderful jobs. उनका वो पूरा when I received all of his achievements, I was very moved के how a person can do so much just by taking up the leading role. He spread his voice और वही बात है कि कारवां बनता गया and now he is running a whole community of the people who are ensuring peace in Cameroon. It's just because of some time zone difference because he wasn't able, वो शायद confusion होगी. चलें आपका वो शेयर कंप्लीट कर देता हूँ मैं। आपने 2 बार पढ़ा है, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। Exactly. तो मेरी यूथ एम्बेसडर से एक यही सबमिशन होगी कि जैसे समिया बात कर रही थी
कि हमने एडवोकेसी का रोल प्ले करना है, बिल्कुल ना कि हमने जिसे कह लें कि एक अग्रेसिव अप्रोच अडॉप्ट करके हमने कंट्रोवर्सी में नहीं जाना. We have to adopt advocacy approach to further this agenda of youth empowerment and gender inclusion and gender responsive youth policies in Pakistan. और दूसरा ये है कि इसके लिए सोशल मीडिया का जो यूजेज है, इंटेलिजेंट यूजेज है, वो हमें करना है. और अगर देखा जाए तो जब पाकिस्तान में यूथ पॉलिसी, नेशनल यूथ पॉलिसी बन रही थी, तो उसी टाइम स्पैन के अंदर अंदर हमने देखा अरब स्प्रिंग जो है वो सारी सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हो रही थी, और उसमें सोशल मीडिया जो है उसने एक बड़ा प्रोएक्टिव अपना जो है वो रोल प्ले किया था. तो ऐसी कोई कमी नहीं है या इसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं है इवन के जो पाकिस्तानी यूथ है वो किसी भी तरह से डेवलप्ड कंट्रीज की यूथ से कम पोटेंशियल रखती है. अगर हम देखें तो शायद पूरी दुनिया में किसी को इतनी यंग एज में नोबेल प्राइज नहीं मिला कि जो पाकिस्तान के पास वो मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ मलाला यूसुफजई. लेकिन हमने ये सोचना है कि क्या पाकिस्तान में वो नोबेल प्राइज हमें अचीव करने के लिए क्या किसी को वो बुलेट जो है वही लगेगी तो उसके बाद नोबेल प्राइज के लिए हम एलिजिबल होंगे. तो हमें ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसी अपने पोटेंशियल को सामने लेके आना है कि जिससे हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज एज वेल एज जो हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर सोसाइटी. इसमें एक फिलोसोफर है लर्नर उनका नाम है. उन्होंने एक पॉजिटिव यूथ डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें वो कहते हैं कि 5 C's जो हैं वो अगर यूथ में आ जाएं, जिसमें इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस है, कैपेसिटी है, तो फिर वो एबल होते हैं कि वो 6C जो है वो सोसाइटी को जो है कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में जो है वो देने के काबिल होते हैं. तो देयर आर मैसिव अपॉर्चुनिटीज. The only thing is that we have to be intelligent enough, smart enough to exploit those opportunities in the best possible way. मैं आपसे अपनी अगर एम्बेसडर से अपनी एक एग्जांपल शेयर करूं, मैंने 2009 में कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन लिया, तो आई वाज द top of the merit in Pakistan merit. Then there were so many scholarships. I got sponsorship from Ministry of Youth Affairs, और मैंने अपनी एक जो बुक थी पोइट्री की वो पब्लिश करवाई उस स्पॉन्सरशिप से. तो जो बात हो रही थी कि ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो इम्प्लीमेंट करना तो अथॉरिटीज का काम है, तो यूथ क्या कर सकती है, जैसा कि आपने मारूफ ने कहा और समिया भी बड़े अच्छे तरीके से उसको इलेबोरेट कर रही थी कि हमें देखें सबसे इजीएस्ट वे है, आप बहुत कॉलम्स नहीं लिख सकते, आप लॉन्ग राइटअप्स नहीं लिख सकते, आपके पास जो एक इजीली अवेलेबल और जिसे कह लें कि इंस्टेंटली अवेलेबल एक सोर्स है, दैट इज लेटर्स टू एडिटर्स. आप जस्ट लिखें और ईमेल कर दें और उसकी श्योर शॉर्ट गारंटी है कि आपका वो जो कंटेंट है अगर उसकी अंग्रेजी ठीक है तो वो जरूर न्यूज़पेपर में जो है वो जगह हासिल करने में कामयाब हो जाएगा. तो दीज आर द बेबी स्टेप्स. आप ग्रेजुअली पहले लेटर्स टू एडिटर से स्टार्ट करें, उसके बाद आप कॉलम्स की तरफ आएं, अपना ब्लॉग बना लें वर्डप्रेस पे, ब्लॉग स्पॉट पे, अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए, ट्विटर अकाउंट्स के जरिए. बस आपने ये देखना है कि आपने कंट्रोवर्सी में नहीं जाना, एडवोकेसी अप्रोच अडॉप्ट करते हुए you can bring a revolution in Pakistan. Very well summed up. मेरे ख्याल में अब मेरा तो closing remarks की गुंजाइश ही नहीं बचती. The way you have concluded all the discussion, और I'll completely agree with you in every aspect कि वही है ना, एक छोटे छोटे steps, a single journey of 1,000 miles begin with a single step. तो वही बात है कि you have to take छोटे छोटा आप एडवोकेसी करें, अपनी आवाज उठाएं, और आपको पता भी नहीं होगा कि कहां कहां से आपको फीडबैक आएगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपको लोग सपोर्ट करेंगे. एनीथिंग यू फील पैशनेट अबाउट, आप उसके लिए आवाज उठा सकते हैं. और यूथ कैन डू एनीथिंग इफ दे वांट. और हमारी यूथ बहुत पोटेंशियल है, जस्ट दे नीड गाइडेंस, और जो थोड़ी बहुत उनको हेल्प और सपोर्ट different sources से अगर मिल जाए. So that's what we are here for, और इंशाल्लाह I'm looking forward with the ambassadors कि हम इस अपने projects को जो आने वाले हैं
will take it to the core level of the youth. हम उसको बिल्कुल निचले सतह तक इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, बिकॉज एवरी टाइम वी टॉक अबाउट के यूथ पॉलिसीज बननी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो हमने जो जो पॉलिसीज़ के एजेंडा अपने नेशनल यूथ पॉलिसी फोरम 2020 में उठाए उनको हमने डिस्कस किए। जो हमारे बर्निंग इश्यूज हैं हम उनमें प्रोजेक्ट्स के जरिए all we can do is raise our voice, ask you people to take it down further. That's all what in our capacity what we can do. बाकी ये है कि गवर्नमेंट क्या हमारे साथ देती है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं देती, we just have to reach out to them. बाकी it's up to the God. वो भी तो बाकी तो अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपको साथ देती है। तो from my side again thank you so much शहजाद साहब, it was very nice talking to you, और आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल टर्म्स में मुझे लगता है कि हमारे जो एम्बेसडर्स को है ना वो नॉलेज दी है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इसी तरह आगे भी हमारी मेंटोरशिप में हम मजीद हेल्प करेंगे और आगे फ्यूचर में भी हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। Inshallah, my efforts and my contribution will always be there for you people, because the public policy is the core subject which I am teaching in universities here in Bahawalpur and in Islamabad. My specialization is also in public policy. My thesis was also on youth policies. That's why if any sort of help, any sort of cooperation, guidance, counseling, assistance in writing different drafts, I am always there. Anytime you may reach me out. Thank you so much. Now we are going to officially end this meeting. Thank you once again. I can't say it more than it deserves. तो अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। और जी Rabia Hanif ji, go ahead, ask. Rabia Hanif is asking something. जी Rabia, if you can make yourself audible. I'm not audible. जी अब बात करें। मुझे आपसे पूछना था, हम लोग एक इवेंट करवाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में पॉलिसी मेकिंग, नेशनल लेवल पर हम लोगों ने लास्ट ईयर करवाया था, इस ईयर हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अगर उसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए हुई तो आप हमारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में? तो उसमें ये होता है कि जो बेस्ट पॉलिसीज होती हैं, पर हम किसी मिनिस्टर को बुलाते हैं, वो आके उनकी पॉलिसीज देखते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने एहसन इकबाल को बुलाया था, तो उन्होंने बेस्ट पॉलिसीज ऑब्जर्व की थी, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन का नहीं हो पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये किस तरह से मतलब होगा कि हम लोग चाहते हैं हमारी एटलीस्ट जो तीन बेस्ट पॉलिसीज थी, क्योंकि हमारे 3 मॉड्यूल्स थे, हम लोग चाह रहे हैं कि अगर इस दफ़ा हमारे मॉड्यूल्स ज़्यादा भी होते हैं, पर उन सब मॉड्यूल्स में से कोई एक बेस्ट पॉलिसी जो है उसको अंडर ऑब्जर्व में रखा जाए। तो नेक्स्ट पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उनमें कुछ ना कुछ उनको मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन करके, चाहे उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की जाए, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों का जो इसका कोई मतलब स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट, तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड पर लेकर जाएं, ऑब्जर्वेशन हो, जो भी मतलब पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ हम लोग उनको करें, मतलब कनेक्ट करें किसी तरह। May I respond to this, Maruf? जी आप आंसर कर दें ये क्वेश्चन, ये बस लास्ट है, उसके बाद फिर हम जी रबिया, इसमें 2 चीजें हैं। देखें, आपने एक तो वो कंपटीशन कराया, गुड इनफ, और जिस तरह से डिफरेंट यूथ पार्लियामेंट, यूथ असेंबलीज हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, प्रोविंशियल बेस भी है उनकी, फेडरल बेस भी है। I myself had been the member of Youth Parliament of Pakistan, जो कि वो PILDAT के प्लेटफॉर्म से वो बनाई हुई है। उसके अंदर होता ये है कि जो भी पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं, खास जैसे कि आपने बताया कि मॉड्यूल्स 3 होते हैं, उसमें 3 बेस्ट पॉलिसीज जो भी आती हैं, तो उसका बेस्ट
वे ये है कि उसकी प्रोपेगेशन होनी चाहिए प्रॉपर। जिस तरह से मैंने पहले आपसे शेयर किया कि थ्रू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, थ्रू ब्लॉग पोस्ट, थ्रू डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, यू कैन प्रोपेगेट योर वर्जन ऑफ द पॉलिसी। क्योंकि जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, आप उसको सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को नहीं दीजिए, आप यूनाइटेड नेशंस की पर्टिकुलरली जो आपका UNFPA है जो कि यूथ के हवाले से काम कर रहा है, आपका UNDP है जो कि लार्जेस्ट एजेंसी है जो कि यूथ के हवाले से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करती है, आप इनको भिजवाइए अपनी जो भी पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं। अगर उसके अंदर डेफिनेटली कोई नॉवेलिटी होगी, कोई इस तरह की चीज़ होगी, तो डेफिनेटली दे विल रीच यू आउट। और जिस तरह से मैस मीडिया के जरिए आप इसको प्रोपेगेट करें, इसको फैलाइए, ताकि लोगों के अंदर एक डिस्कोर्स इस हवाले से जो है डेवलप हो, लोगों के अंदर इसके बारे में जितनी वो अवेयरनेस क्रिएट होगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने वो पॉलिसी बना ली, एक मिनिस्टर साहब को बुला लिया, उनके हैंड ओवर कर दी, तो वो बस शेल्व हो जाएगी कहीं। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज, जैसा कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च वगैरह इस तरह की चीजें हैं, जब तक उसकी प्रोपेगेशन नहीं होती प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो पॉलिसी एजेंडा का हिस्सा नहीं बनती। क्योंकि जब पॉलिसी मेकिंग, या फिर ये है कि जब पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा हो, आपके सामने चीजें आ रही हों कि नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बनने जा रही है, तो उस वक्त आप अपनी वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस थ्रू मैस मीडिया, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द डिसीजन मेकर्स, जो पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं, उन तक वो पहुंचाएं। और सिर्फ गवर्नमेंट तक ना भेजें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास शायद टाइम ही नहीं है। यूथ इज एट द बैक बर्नर, एट द गवर्नमेंटल स्फीयर उनके लिए। क्योंकि अगर इस चीज की रियलाइजेशन हो जाए गवर्नमेंटल लेवल पे, और पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फिर डेवलपिंग कंट्रीज में भी मैं कहूँ कि जो हमारे लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंसेस हैं या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस हैं, वहां पे ये रियलाइजेशन भी उस तरह से नहीं है जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज के। एक एग्जांपल आपसे ये शेयर कर लूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2020 को ईयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी जो है वो डिक्लेयर किया हुआ, ठीक है, जो कि SDGs का भी एक पार्ट है। उसके अंदर अब आप देख लें कि अभी तक ब्लू इकोनॉमी के हवाले से गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि वहां पे जो जिसे कह लें कि स्पेशलिस्ट मौजूद ही नहीं है सेक्टर्स के। और उस पे आप देखें चेरी ऑन द केक के प्राइम मिनिस्टर लेवल पे एक ट्वीट होती है कि दिस इज द मैरीटाइम पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। हालांकि वो एक शिपिंग पॉलिसी थी कि मतलब शिपिंग सेक्टर में हम क्या करने जा रहे हैं, मैरीटाइम पॉलिसी नहीं थी। मैरीटाइम तो पूरा एक सेक्टर है। इसी तरह से यूथ पॉलिसी, अब आप डॉक्यूमेंट उठा के देखिए तो उसके अंदर यूथ का जहां जहां रोल हो सकता है, 68% यार आप पॉपुलेशन का हिस्सा है, 68% ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ यूथ। लेकिन उस यूथ की ना कोई उसके अंदर वॉइस है, ना से है, ना ही यूथ अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, इंटरेस्टेड है उस तरह का रोल प्ले करने में। क्योंकि हमारे ऊपर बर्डनाइज चीजें इतनी कर दी गई हैं कि हम O लेवल A लेवल से निकल के जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमें होता है BS करना है, उसके बाद अगर किसी ने रिसर्च में जाना है तो वो रिसर्च साइड पर लग के PhD फुल ब्राइट गेन करता है, और उसका ख्वाब होता है कि वो बस सेटल हो जाएगा, ठीक है। और या फिर जो बाकी रह जाते हैं, क्योंकि इतने वेल ऑफ नहीं है, हर बंदे को एक डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री की बेसिस पे उसमें जाके मार्केट में ब्रेड एंड बटर जो है वो गेन करना है अपने लिए भी और फैमिली के लिए। वो इस साइड पे उसका वो पोटेंशियल जो है इस साइड पे वो चैनलाइज ही नहीं हो पाता। और ना ही जो मुक्तदर कुव्वतें हैं वो चाहती हैं कि इनका ये वाला जो पोटेंशियल है इसको हार्नेस किया जाए और चैनलाइज किया जाए। तो लिहाजा इस सारे पॉलिसी एजेंडा के अंदर अगर हमने एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन और स्पेस गेन करनी है, देन वी हैव टू टेक द लीड एज यूथ। और ये आपके लिए प्लेटफॉर्म यूथ एम्बेसडर के तौर पे SOLF का प्लेटफॉर्म है, यूथ पार्लियामेंट है, यूथ जनरल असेंबलीज, इस तरह की चीजें हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होने जा रहे हैं ग्रेजुएट्स, उनको लिए मैं सबमिट करूंगा कि जो यूनाइटेड नेशन UNDP का ही यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो, उसके लिए जरूर वो अप्लाई करें, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो आपको पाकिस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे सकती जो एक्सपीरियंस वो दे। दूसरा ये है कि वो वॉलंटियर करें, ड्यूरिंग स्टडीज अपने आप को वॉलंटियर करें, उससे ये है आपकी नेटवर्किंग होगी।
लिंक्डइन के ऊपर लोगों को ढूंढिए जो पॉलिसी प्रैक्टिशनर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, क्योंकि लिंक्डइन सोशल मीडिया का वो पार्ट है जहां आपको सीरियस लोग मिलेंगे एज कम्पेयर टू फेसबुक अदर प्लेटफॉर्म। तो इसकी प्रोपेगेशन है, जितनी आप करें, जितने ज्यादा लोगों तक भेज सकें भेजें, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक ये डॉक्यूमेंट पहुंचेगा अवेयरनेस उतनी ज्यादा होगी। आपके पास मारूफ के जरिए SOLF के प्लेटफॉर्म से आप ये प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये अपने सर्कल में जो पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स हैं, पॉलिसी के हवाले से लोग इन टच हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उनसे शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से अवेयरनेस आएगी। अदरवाइज वो शेल्व हो जाएगी। अगर हमने किसी एक मिनिस्टर को दे दी, हमने कहा जी ये पॉलिसी मेकिंग में आ जाएगी, तो आई थिंक वी आर ऑन द रॉन्ग साइड। I hope Rabia आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा. The time is up for the participants has been sitting, और thank you so much for the guidance Shehzad Ali साहब. We are very lucky to have you. Allah Hafiz and fi aman Allah.